बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? आप मुझे ये बताइए, आपको जो मैं नावल दे रही हूँ कमरोज़ शहर का तेरे प्यार की खुशबू, वो कैसा लग रहा है? पहले मुझे उसका कमेंट करके बताइए। फिर आज जो हम नावल पढ़ रहे हैं वो है माहम सैयद की। रिक्वेस्ट इन्होंने की थी। आसिया बरकत अली का नावल था, ईद बेस्ड है, मीठी ईद। सॉरी सिस्टर, मैं थोड़ा सा मुझे देर हो गई रमज़ान की टफ स्केड्यूल की वजह से, तो अब मैं ये आपके लिए पढ़ रही हूँ। आप सुनिए और काइंडली कमेंट ज़रूर कर दीजिए करें। इससे यह है कि थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। चलें फिर ठीक है माहम, आप ये नावल सुनो और इसके साथ बाकी रीडर्स भी ज़रूर सुनो और अपनी अपनी जो भी हैं आपकी रिक्वेस्ट वो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उन नावल्स को ज़रूर पढ़ूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीठी ईद बाय आसिया बरकत अली। मीठी ईद बाय आसिया बरकत अली। शाम का वक्त था। मामूल के मुताबिक सब नफीस और बेहद सलीके से सजे बड़े से लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और मज़े से टीवी देख रहे थे। यार न्यूज़ चैनल लगाओ, देखे तो पहला रोज़ा आज है या कल, पता तो चले हलाल कमेटी वालों को चांद नज़र आया भी है या नहीं। जिब्रान अभी अभी अपने कमरे से आया था। रेड मखमली कारपेट पर बैठते हुए उसने पुरजोश अंदाज में कहा। तैमूर ने फ़ौरन न्यूज़ चैनल लगा लिया। अब्दुर्रहमान आगा, अख्तर आगा, अल्ताफ़, बल्कीस और फरजाना सोफे पर बैठे थे। सबा, उरूज, दुआ, कंजा, तैमूर, अब्बास, बालाज, अहद और जिब्रान कारपेट पर बैठे थे। वो शुरू से ही एक साथ टीवी देखते थे। सुबह शाम इनकी नोक-झोंक और शरारतों से घर में खिलखिलाहटें गूंज रही होती थी। आगा हाउस 4 मंजिलों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत सा घर था। ग्राउंड फ्लोर पर अब्दुर्रहमान, अल्ताफ़ और अख्तर के कमरे थे, साथ ही बड़ा सा लाउंज था और दूसरी तरफ किचन और डाइनिंग एरिया था। लाउंज के बीचों बीच सीढ़ियाँ थी। अपर फर्स्ट फ्लोर पर 3 कमरे और खूबसूरत सी बैल्कनी थी जो फूलों से सजी हुई थी और सीढ़ियों पर खूबसूरत से गमले रखे हुए थे। फर्स्ट फ्लोर पर पहले अनाया का कमरा था, साथ ही दुआ और सबा का कमरा था और सामने उरूज और कंजा का कमरा था। सेकंड फ्लोर पर जिब्रान, बालाज, अहद, तैमूर और अब्बास के कमरे थे। कुछ देर बाद न्यूज़ चैनल पर चांद नजर आने का ऐलान किया गया था। सभी बहुत पुरजोश और खुश नज़र आ रहे थे। शुक्र, सारे काम हो गए। भाभी महरीन ऐलान का सुनते ही लाउंज में आई थी। बल्कि उसकी इस बात पर मुस्कुराई। बल्कि फरजाना और महरीन एक हफ्ते पहले ही घर की सफाई और रमज़ान की ग्रॉसरी की ख़रीदारी कर चुकी थी। कल ही कबाब, समोसे, रोल और सहरो अफ्तार की कई चीज़ें बनाकर फ्रीज़र में महफूज कर ली थी। वो हर रमज़ान में घर में ही सारी चीज़ें बना लिया करती थी। अनाया भागते हुए लाउंज में आई। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि उसके बोलने से पहले तैमूर ने कहा, यार ऐसे भागा मत करो, हम सब तो दिल पकड़ कर बैठ गए थे कि मानो कोई जल्ज़ला आ गया है। तैमूर का अंदाज चिढ़ाने वाला था। अनाया ने मुँह बसोर कर उसे देखा। मैं तो पूछने आई थी कि दुआ अनाया की बात काटते हुए बोली कि चाँद नज़र आया या नहीं, तो मैं बताती चलूँ चाँद नज़र नहीं आया अनाया। दुआ ने शरारत से मुस्कुराहट दबाई उसे देखा। वैसे मुझे तो पहले ही पता था आज मुफ्ती साहब को चाँद नज़र नहीं आएगा। अनाया अपनी ऐनक ठीक करते हुए मुस्कुराई। वो भला कैसे? अरूज ना समझ से पूछने लगी। बाकी सब भी अनाया की तरफ मतवज्जा थे। मैं आज बाहर नहीं निकली थी तो मुफ्ती साहब को चाँद कैसे नज़र आता? अनाया ने कहते हुए शर्माने की नाकाम कोशिश की। कंजा, अब्बास और अरूज खासा बदमज़ा हुए इस लतीफ़े पर। सबा, बालाज और आहद मुंह खोले उसे देख रहे थे, जबकि अब्दुर्रहमान और अख्तर मुस्कुराए थे। इतना ठंडा और पुराना जोक सुनने से पहले मेरे कान बंद क्यों नहीं हो गए? तैमूर ने अपनी कानों पर हाथ रखते हुए बुरा सा मुँह बनाया। हमारी अनाया चाँद जैसी ही है, चाँद भी गोल मटोला और अनाया भी। कंजा आंख दबाकर बोली तो सब हंसने लगे। वाह जी वाह, उसका जोक मेरा जोक ठंडा पुराना। अनाया ने नाक चढ़ाकर ताऊ से कहा। यार अनाया, तुम्हारे जोक के लिए 2 रुपये की तालियां होनी चाहिए। तैमूर ने 2 उंगलियों से तालियां बजाई। सबा के मुँह से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। वैसे चाँद नज़र आ गया है अनाया? मुझे तो सोचकर हंसी आ रही। अगर अनाया सचमुच में दूरबीन के सामने खड़ी हो जाए और मुफ्ती साहब गलती से उसको चाँद समझकर अपनी जदीद दूरबीन से उस पर जूम कर लिया तो बेचारे मुफ्ती साहब को खौफ के मारे हार्ट अटैक हो जाना है। मोटू, थोड़ा सा वज़न कम कर लो प्लीज़। आहद अनाया को चिढ़ाते हुए हंसने लगा। मैं मोटी नहीं हूँ बल्कि सेहतमंद हूँ। अम्मी बाबा ने मुझे नाज़ों और खूब लाडों से पाला है, इसलिए हो सकता है मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ गया हो। अनाया खूब इतरा के और जताकर बोली थी। ये हमारे नाज़ों से पालने की वजह से तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ा बेटा जी, बल्कि ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, सब पता नहीं क्या क्या जो पूरे दिन भर में तुम खाते रहती हो, ये सब उनकी बदौलत तुम्हारा वज़न बढ़ा है। बंदा थोड़ी सी डाइटिंग ही कर लेता है अनाया से डाइटिंग से तुम्हारा थोड़ा वज़न तो कम हो जाएगा। बल्कि इसके ताककर वार करने पर वो मुँह बसूर के रह गई। ओह अम्मी, आपने डाइटिंग का नाम लेकर मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। डाइटिंग का नाम सुनकर ही मुझे कमज़ोरी सी फील हो रही है। अब मुझे अपनी कमज़ोरी को मिटाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा।
वो झुंझलाती हुई वहाँ से चली गई। या अल्लाह, इस लड़की का मैं क्या करूँ, बल्कि सब सुर्दगी अहंकार कर रह गई। आगा अशरफ और हलीमा बानो के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े अब्दुर्रहमान, फिर अख्तर और उनकी बेटी अलमास, और फिर सबसे छोटा अल्ताफ़ था। आगा अशरफ के इंतकाल के बाद सारा बिजनेस अब्दुर्रहमान ने संभाला था। फिर अख्तर और अल्ताफ़ की पढ़ाई मुकम्मल करके उनके साथ अपना बिजनेस संभालने लगे। अब्दुर्रहमान, अख्तर और अल्ताफ़ तीनों भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक थे। हलीमा बानो ने अलमास के सत्ता बस के होते ही उनकी शादी कर दी और उस फर्ज से सुबकदोश हो गई। अलमास की शादी के 1 माह बाद उन्होंने अपने तीनों बेटों की भी खूब धूमधाम से शादी की। कुछ माह बाद हलीमा बानो का इंतकाल हो गया। अब्दुर्रहमान और बिल्किस के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा जिब्रान, फिर बालाज। वो दोनों अपने वालिद के साथ उन्हीं की ऑफिस में काम करते थे। फिर छोटी बेटी अनाया थी। अख्तर और फरजाना के 4 बच्चे थे, आहद, तैमूर, दुआ और सबा। अल्ताफ़ और महरीन के 3 बच्चे थे, अब्बास, उरूज और कंजा। जिब्रान और बालाज बड़े थे, उनके बाद फिर आहद, अब्बास और फिर दुआ, उरूज, तैमूर और अनाया थे, और फिर सबा और कंजा। अलमास अपनी शादी के चंद माह बाद ही अपने शौहर के साथ यूएसए चली गई थी, जो कि अलमास और मुनीर का एक ही बेटा था, अयान, जो कि अब्बास के हम उम्र था। अयान यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, कल से फिर रोज़ा होगा। सबा ने बोर होते हुए कहा, हाँ चलो कहीं बाहर चलते, मैं तो कहता हूँ खाना भी बाहर खाते हैं। आहद सबा की बात सुनते ही बोला। अनाया खाने का नाम सुनकर एकदम ही खुश सी हो गई थी। इसे तो बस खाना खिला दो ये भी उसके लिए बहुत है, वो सिर्फ खाने से ही मान जाया करती थी। चलो चलते हैं। अनाया सोफे से उठ खड़ी हुई। उरूज और दुआ ने उसे घूर कर देखा। पहले शॉपिंग करेंगे, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। उरूज आहद का मुंतज़िर नज़रों से देखने लगी। और शॉपिंग जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। एक तुम लड़कियाँ, दूसरी तुम्हारी शॉपिंग, अल्लाह ही बचाए। तैमूर ने हाँक लगाई। आहद और बालाज हंस पड़े। ओ हेलो, हमने कब कहा तुम हमारे साथ चलो, तुम लोग चले जाओ जहाँ मर्जी तुम्हें जाना है। कंजा ने बुरा मनाकर मुंह फेर लिया था। ये ठीक है, बालाज ने तिरछी निगाह से देखा। कंजा अब उसी को मुंह खोले देख रही थी। वो सब तो सही है, पर दुआ तुम प्लीज़ अपने साथ एक वजनी पत्थर ज़रूर लेकर जाना। तैमूर ने दुआ को बहुत संजीदगी से देखा। कंजा और अनाया भी नासमझी से उसे देखने लगी। पत्थर क्यों? दुआ ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत पतली सी हो, कहीं उड़ ही ना जाओ। वैसे भी शाम से मौसम बड़ा खुशगवार है। तैमूर से छेड़ा था। सभी कहका लगाकर हंसने लगे। दुआ ने कमर पर हाथ रखकर तैमूर को खा जाने वाली नज़रों से घूरा, पर वो भी तैमूर था, वो और ज़्यादा हंसने लगा। सब ने प्लान बना लिया था कि लड़के अलग जाएंगे और लड़कियां अलग। अनाया, कंजा, रूज, दुआ और सबा डॉलमेन मॉल में मौजूद थीं। वो ट्रॉली लेकर दिलचस्पी से शॉपिंग कर रही थी। सबा की नज़र एक शैम्पू पर पड़ गई जिस पे लिखा था, ये बालों को स्ट्रेट और सिल्की बनाता है। वो इस शैम्पू को उठाकर अच्छे से देखने लगी। सबा के बाल बहुत घुंघराले थे। सबा खुश शक्ल थी, पर उसके बाल ना तो उसे खुद पसंद थे, ना ही किसी और को पसंद थे। उल्टा सब उसे इन बालों की वजह से खूब चिढ़ाते थे। उसे कुछ सोचते मुस्कुराकर वो शैम्पू ट्रॉली में रखा और दूसरी चीज़ें देखने लगी। अनाया चिप्स, कोकोमो, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स और बहुत सी चीज़ ट्रॉली में रखती चली गई। उसकी शॉपिंग यही होती थी। घर से अगर कभी कुछ लेने का इरादा भी करती, तब भी मॉल जाकर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ले वापस आ जाती थी। ये क्या कर रही हो? दुआ दबी आवाज़ में चीखी। इससे अच्छा तुम मेकअप ले लो। दुआ ने अनाया को समझाने की नाकाम कोशिश की, पर अनाया कहाँ किसी की सुनती थी। मुझे नहीं लेना मेकअप शेकअप, मुझे मेकअप से ज़्यादा इन सब चीज़ों से प्यार है। अनाया ने प्यार भरी निगाह उन चीज़ों पर डाली। दुआ झिंझलाई। इसलिए तुम इतनी मोटी हो? दुआ बुरा सा मुंह बनाकर बोली। दुआ, मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी हूँ। अब मुझे अपना काम करने दो। अनाया ने लेस का पैकेट उठाकर ट्राली में रखा और आगे बढ़ गई। दुआ तासुब से सर हिलाकर रह गई। इतने दिनों बाद भाइयों की याद आई है। अख्तर ने मसनूई खफगी से कहा था। वो पिछले 15 मिनट से उनसे फ़ोन पर बात करी थी। अख्तर फ़ोन स्पीकर पर लगाए उसे शिकवा कर रहे थे। अलमास घर भर की लाडली थी। भाइयों की तो जान बसती थी उसमें, और अलमास को भी अपने भाई बहुत अजीज़ थे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, आप सब मुझे हमेशा ही याद रहते हैं, बस ज़रा काम में उलझ गई थी कि बस पूछे ही मत। अलमास ने वजाहत दी तो अख्तर हंस दिए। और बताओ मुनीर और अयान कैसे हैं? अब्दुर्रहमान ने नरम लहजे में पूछा। वो तो ठीक है भाई साहब, मैं सोच रही हूँ कि अब अयान की शादी कर दूँ। अलमास की खुशी से भरी जोश आवाज़ फ़ोन से उभरी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब्दुर्रहमान खुशदिली से बोले, बल्कि किसी के चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुराने लगी। किससे करवा रही हो यान की शादी? अल्ताफ़ खुश हुए थे। भाई मुझे तो लगता है किसी गोरी अंग्रेज़न से करेगा शादी अयान। फरजाना चाय और लवाजमात की ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली। महरीन तायद से सर हिलाया। अलमास की कॉल आते ही फरजाना उनसे थोड़ी बातें करके चाय बनाने चली गई और अक्सर देर तक बातें करते रहते थे। नहीं भाभी, मैंने उससे साफ कह दिया कि वो अपने मामू की बेटियों में से किसी एक को पसंद करे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे इकलौते बेटे की दुल्हन मेरे किसी भाई की बेटी हो।
और वह राज़ी भी हो गया। अल्मास ने हंसते अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो तीनों भाइयों को खुशगवार हैरत हुई। बिल्किस, महरीन और फरजाना को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कोई ख्वाब तो नहीं था। वो तीनों को हैरत और खुशी के मारे खामोश हो गई। हम 16वें रोज़े को पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। अल्मास के आने की खबर सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। अल्मास 10 साल बाद पाकिस्तान आ रही थी, वो भी ईद पर। ये मीठी ईद तो बहुत खुशियाँ लेकर आने वाली थी। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ उनकी मुंतज़िर थीं। वो आ रहा है। फरजाना अपनी बेटियों के कमरे में जा पहुंची थी। वो कुछ देर पहले ही रेस्टोरेंट से आई थी। शॉपिंग बैग्स बेड पर रखे हुए थे। उन्होंने मॉल से खूब अच्छे से शॉपिंग की थी। वो कौन? अम्मी, दुआ और सबा ने एक साथ पूछा। फरजाना उनके साथ बेड पर बैठ गई। तुम्हारी पुप्पो आ रही हैं? फरजाना के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। अच्छा अम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। पुप्पो 10 साल बाद आ रही हैं, वो भी मीठी ईद पर। सबा ने खुश होते हुए अपनी अम्मी से कहा। दुआ मुस्कुराई थी। वो और सुनो, वो अयान की शादी करवाना चाहती हैं अपने भाई की किसी बेटी से। मैं सॉफ्टवेयर अयान यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बड़ा घर है उनका। बहुत खूबरू लड़का है। जिससे भी वो शादी करेगा उसको अपने साथ यूएसए ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि अयान तुम दोनों में से किसी को पसंद करे। फरजाना ने हाथ के इशारे से उन्हें करीब आने का इशारा किया। थोड़ा आगे को झुककर सरगोशी में कहने लगी। सबा ज़ोर से हंसने लगी। अरे अम्मी, बस इतनी सी बात पर आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आपने कभी रूज, कंजा और हाँ उस मोटी अनाया को देखा है? आपको नहीं लगता? आपको उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो खूबरू बंदा उनमें से किसी को पसंद करेगा? सबा ने वो मुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल किया और अपनी अम्मी का हाथ थामे उन्हें समझाने लगी। आप देखना, वो मुझे पसंद करेगा या दुआ को, या फिर दुआ को। हम दोनों उसे इम्प्रेस कर लेंगे। फिर देखना आप, वो मेरे पीछे कैसे लट्टू हो जाएगा। सबा इतराने लगी। दुआ ने खुद को बेसाख्ता सामने लगे आईने में देखा और मुस्कुराने लगी। फरजाना को कुछ तसल्ली हुई तो वो भी मुस्कुराने लगी। उन्हें अपनी बेटी की बात सुनकर यकीन हो गया कि अयान उनमें से किसी एक को पसंद करेगा। दूसरी तरफ महरीन और बिल्किस का भी यही हाल था। उन्होंने भी खूब अच्छे से अपनी बेटी को समझाने का सोच रखा था। अनाया चिप्स खाते हुए लाउंज की तरफ जा रही थी। बिल्किस उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। वो हैरान होकर उन्हें देखने लगी। ये अचानक अम्मी को क्या हुआ है जो इस तरह मुझे खींचकर यहाँ ले आई हैं? अनाया दिल ही दिल में सोचने लगी। बिल्किस ने पहले इसके हाथ से चिप्स का एक पैकेट छीना और उसे शानों से पकड़कर बेड पर बिठाया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अनाया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आज के बाद तुम डाइटिंग करोगी? सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, थोड़ी सी तो शर्म करो और अपने वज़न पर तवज्जो दो। बल्कि मैं खुद 16 दिनों से में तुम्हें बिल्कुल स्मार्ट बना दूंगी। बल्कि उंगली उठाकर तनबीह करते उसे डांटे जा रही थी। वो रोज़ उसे वज़न कम करने का कहती थी, पर आज उनका अंदाज़ अलग था। अनाया मुँह खोले उन्हें देखी जा रही थी। अनाया इतनी मोटी नहीं थी, पर घर में सब दुबली पतली लड़कियाँ थी, जिसकी वजह से उसका वज़न ज़्यादा लगता था, जबकि वो इतनी भी कोई मोटी नहीं थी। उफ अम्मी, ये एकदम से आपको कौन सा भूत सवार हो गया है? अनाया ने बुरा सा मुंह बना लिया। तुम्हें पतला करने का भूत सवार हो गया? अब तो मैं तुम्हें पतला करके ही दम लूँगी। कल पहला रोज़ा है और तुम्हारी डाइटिंग का पहला दिन। उन्होंने फैसला कुल लहजे में कहा था। अम्मी प्लीज़ ऐसा मत करें, आप तो जानती हैं ना मैं खाने के बिना कैसे रह सकूँगी। अम्मी, अनाया अपने लहजे में उदासी समय बेचारगी से बोली। भूखा नहीं मार रही तुम्हें खाना दूंगी। बल्कि उसे उदास देखकर पिचकार कर बोली। सच्ची अम्मी? अनाया ने जहक कर कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। अनाया तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज से तुम सलाद, ग्रीन टी और ख़ास उबला हुआ अंडा खाओगी। बिल्किस बड़े मज़े से कहती हुई बाहर जाने लगी। अनाया ने सब चीज़ों का नाम सुनकर झुरझुरी भरी। मैं नहीं कर रही कोई डाइटिंग, अनाया ने झुंझलाकर कहा तो वो रुक गई और अनाया को गुस्से से घूरने लगी। पर ये मेरा आखिरी फैसला है, सुना तुमने? वो सख्त लहजे में कहती हुई वहाँ से चली गई। अनाया अपना सर थामे वहीं बैठी उन्हें जाता हुआ देख कर रह गई। महरीन अपनी बेटियों के कमरे में बैठी उन्हें रसान से समझा रही थी। देखो बेटा, आज तक तुमने मेरे लिए कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि कभी चाय का कप तक नहीं उठा के दिया। पर अपनी फूफो का हर काम तुमने आगे बढ़ कर करना है। उनको इम्प्रेस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना है। हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहना है ताकि वो हर वक्त तुम्हारा नाम लें। माँ को पिटाओगी तो ही बात बनेगी, क्योंकि वो शादी वहाँ होती है जहाँ माँ राज़ी होती है। फिक्र मत करिए अम्मी, आप देखना मैं फूफो को कैसे इम्प्रेस करती हूँ। आप देख लीजिएगा, फूफो हर वक्त हमारा ही नाम लेती रहेंगी। और उस चेहरे पर आई लट को उंगली में लपेटते हुए अदा से बोली। फुप्पो क्या, फुप्पो का बेटा भी सिर्फ हमारा ही नाम लेगा। आप देख लेना डियर अम्मी। कंजा रूज के हाथ पर ताली मारकर हंसने लगी। मैरिन अपनी दोनों बेटियों की बात पर खुश होकर उनकी बलाएं लेने लगी। उन्हें यकीन था कि अयान इनकी प्यारी बेटियों के अलावा शायद ही किसी को नज़र भर के देखे। हर तरफ सुकून का माहौल था। रमज़ान की रहमतें और बरकतें हर तरफ छाई हुई थी। अल्लाह नबी के प्यारे रोज़ेदारों, रोज़ा रखो। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए। मस्जिद में कोई बच्चा बहुत ही प्यारे अंदाज में नात पढ़ रहा था। वक्फे वक्फे से कारी साहब रोज़ेदारों को आवाज़ दे रहे थे और फिर कोई बच्चा नात पढ़ने लगता था। मस्जिदों से आती आवाज़ें दूर तक गूंजती हुई अंदर तक सुकून तारी कर रही थी। मोहल्ले में ढोल बजाते हुए मोहल्ले के
बच्चे मोहल्लेदारों को उठाने आए थे। हर तरफ नूर ही नूर का समा हर एक को अपने शहर में लिए हुए था। किचन से उठते पराठों और कबाबों की खुशबू पूरे घर को महका रही थी, तो कहीं चाय के उबलने की महक आ रही थी। बिल्किस, फरजाना और महरीन सहरी बना रही थी। अब्दुर्रहमान, अख्तर और अल्ताफ़ डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। तैमूर कहाँ है? ज़रा उसे देख कर आओ। फरजाना ने हलवा बनाते हुए किचन से आवाज़ लगाई थी। जाओ बेटा, उसे बुला कर लाओ। अख्तर ने सवा से कहा तो फ़ौरन हुक्म की तामील करते हुए वहाँ से चली गई। अरूज, कंजा, बालाज, दुआ अधखुली आंखों से डाइनिंग टेबल पर सहरी का इंतज़ार कर रहे थे। अब्बास, आहद, अनाया और जिब्रान बातें कर रहे थे। आज पहली सहरी थी और खूब रौनक लगी हुई थी। उसने दोबारा दरवाज़ा नॉक किया। जवाब ना मिलने पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उठो, रोज़ा नहीं रखना? सबा ने लाइट ऑन करके ज़ोर से कहा तो वो उठकर बैठ गया। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। तैमूर आंखें मसलने लगा। सबा ओके कहकर वहाँ से चली गई। तैमूर फ्रेश होकर नीचे आया तो डाइनिंग टेबल सहरी के लजीज लवाजमात से सजी हुई थी। पहली सहरी मुबारक हो सबको, तैमूर कहता हुआ कुर्सी खींचकर बैठ गया। अब्दुर्रहमान और अख्तर ने जवाब दिया था। वो सब अपनी अपनी प्लेट में चीज़ें निकालने लगे। अनाया ने अपना हाथ खस्ता लच्छेदार पराठों की जानिब बढ़ाया ही था कि बिल्किस ने उसके आगे सलाद, उबला हुआ अंडा और ब्राउन ब्रेड और बॉयल की हुई सब्जी की प्लेट उसके सामने रख दी। अनाया ने चौंक कर उन्हें देखकर हसरत भरी निगाह उन पराठों पर डाली। वहाँ मौजूद सबको ही बड़ी हैरत हो रही थी। अनाया और डाइटिंग, महरीन और फरजाना समझ चुकी थी कि ये अचानक डाइटिंग किस खुशी में करवाई जा रही थी। वो तो सोच कर ही घबराने लगी थी। अम्मी मैं ये क्या देख रहा हूँ? अनाया वाकई डाइटिंग कर रही है? बालाज ने हैरत से अनाया को देखा था। अनाया ने बोलने के लिए भी मुंह खोला था। बिल्किस मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ बेटा, आज से अनाया डाइटिंग ही करेगी। अनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। बेगम, क्यों बच्ची को ज़बरदस्ती डाइटिंग करवा रही हो? हमारी अनाया जैसी है वैसी ही अच्छी है। अब्दुर्रहमान अनाया को बगौर देखने लगे। वो सर झुकाए बैठी थी। आप बीच में मत पड़े, ये हम माँ बेटी का मामला है। बिल्किस कहाँ पीछे हटने वालों में से थी। आखिर उन्हें चुप ही करना पड़ा। ताईजान, तरबूज को जितना भी पतला कर लो रहता तो वो फिर भी तरबूज ही है। सबा ने कहका लगाकर कहा तो अरूज, दुआ और कंजा हंसने लगी। देखो तो सही, ये बोल कौन रहा है? कभी अपने बाल देखे हैं? अगर तुम गलती से भी कभी बाल खोल दोगी ना तो चुड़ैलें भी डर जाएंगी और बोलेंगी, ये हमसे बड़ी चुड़ैल तो घोंसला लिए घूम रही है। तैमूर की बात पर सब हंसने लगी। सबा का बस चलता तो उसे कच्चा खा जाती। अनाया बेबसी से अपनी सहरी को देखी जा रही थी। अम्मी, ये सब खाकर तो मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं खाना ये सब। अनाया ने उदासी से बिल्किस को देखा। अब्दुर्रहमान को भी जी भरकर उसकी मासूमियत पर प्यार आया। ये तो और भी अच्छा है। बिना कुछ खाए रोज़ा रखोगी तो बहुत जल्द पलती हो जाओगी। बलाज की आंखों में शरारत थी और अंदाज एकदम संजीदा था। बल्कि सर हिलाते कुछ सोचने लगी। अनाया ने बालाज को सख्त घूरी से नवाजते हुए दांत कचकचाए वो लब दबाए अपनी हंसी को रोकने लगा। ये ठीक है वैसे। बल्कि अनाया के सामने पड़ा खाना उठाने लगी थी। अब अगर मैं ये खाना भी उठा लेगी तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। बलाज को तो मैं बाद में देख ही लूंगी। अनाया सोचने लगी। बलाज अपनी हंसी दबाए उसे देख रहा था। रहने दे अम्मी, मैं ये खा लूंगी। अनाया ने रोनी सूरत बनाए प्लेट उनके हाथ से ली। बिल्किस मुस्कुराकर किचन में चली गई। अब्बास उसे दिखा दिखाकर मज़े से पराठा खा रहा था। ये तो अभी से रो रही है। आज उसे छेड़ते हुए हंसने लगा। मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है कि अब अम्मी मुझे इफ्तारी में भी यही सब कुछ खिलाएंगी। अनाया उदासी से कहते हुए सहरी करने लगी। अब सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे रोज़ा बंद होने में, जबकि बाकी सब अच्छे से सहरी कर चुके थे और चाय पीने में मगन थे। अब्दुर्रहमान, अख्तर और अल्ताफ़ लॉन में टहलने चले गए थे। सारी लड़कियां समझ चुकी थी कि ताईजान उसे अयान के लिए डाइटिंग करवा रही हैं ताकि अयान उसे पसंद कर ले। सारी लड़कियां मत में थी कि अयान कम से कम अनाया को तो कभी पसंद नहीं करेगा। अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। कहीं हमारी अम्मी अपनी किसी हमशक्ल से तो नहीं बदल गई? अनाया मुंह बना बना कर उबली हुई सब्जी खा रही थी। ऐसा नहीं है, फूफो आ रही हैं, तैमूर ने हंसते हुए कहा। अनाया ने नासमझी से उसे देखा। वो आ रही हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी में तो अच्छे और मज़े मज़े के खाने बनाए और खिलाए जाते हैं। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मुझे भूखा मारा जा रहा है। अनाया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। मोटी, पूरी बात तो सुनो। वो अयान का रिश्ता लेकर आ रही हैं। अयान जिसको भी पसंद करेगा फूफो उसकी शादी उससे करवा देगी। तैमूर ने एक शरारत भरी निगाह सब पर डालते हुए मज़े से कहा। मेरी बला से ना ही आए वो यहाँ। अभी वो आया ही नहीं कि मेरा खाना बंद हो गया। आएगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। नाया गुस्से से दांत कचकचाकर बोली। चलो, अब तो दुश्मनी ही मोल ले ली है। वेरी गुड दुआ। नाया का गुस्सा देखकर दिल ही दिल में खुश हुई। अच्छा, अयान का नाम सुनकर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? देखो ना, नाम भी एक जैसा है, अयान और अनाया। तैमूर अनाया को छेड़ने लगा। सबा को अपने भाई की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो उठकर वहाँ से चली गई। बस तुमसे यहाँ वहाँ की बकवास करवा लो, नया मुंह बनाकर बोली। तैमूर हंसते लगा। अजान तो ही सब नमाज अदा करने चले गए।
बिल्किस, ये तुम क्यों मेरी बच्ची से डाइटिंग करवा रही हो? देखा नहीं पिछले 7 दिनों से वो किस तरह उदासी सहरी इफ्तारी करती है। मेरी बच्ची कमज़ोर हो गई। अब्दुलरहमान नमाज असर अदा करके अपने कमरे में बिल्किस से बात करने आए थे। उनसे अपनी बेटी की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी। कमज़ोर हो गई है, या अल्लाह, इन बाप बेटी को थोड़ी सी अकल दें। बिल्किस जाए नमाज तय कर साइड टेबल पर रखते हुए बोली। अब इसमें अकल वाली कौन सी बात है बेगम? अब्दुलरहमान सिरहाना ठीक करते हुए बेड पर बैठ गए। बिल्किस उनके मुकाबले आकर बैठी। आपको पता है आजकल के लड़कों को स्मार्ट लड़की चाहिए। वो लड़का काला हो, मोटा हो, या फिर पीले दांतों वाला ही क्यों ना हो, पर उनको लड़की अपने मयार की ही चाहिए होती है। ये तो होगी पाकिस्तानी लड़कों की बात। अयान तो फिर यूएसए से आ रहा है। आप अपनी बहन से बोले वो अयान के लिए हमारी अनाया को पसंद करे। बल्कि इसने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा, तो इसलिए तुम अनाया से डाइटिंग करवा रही हो? वो गहरी सांस लेकर बोले। देखो बल्कि अयान को अगर पसंद करना होगा तो हमारी बेटी को ऐसे ही पसंद करेगा जैसी वो है। और रही बात अलमास को बोलने की, तो मैं उससे ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। सब बच्चियाँ मेरी ही बच्चियाँ हैं। अलमास जिसे भी पसंद करे मुझे खुशी होगी। अब्दुलरहमान सख्त लहजे में बिल्किस को समझाने लगे। बिल्किस की आंखों में बेयकीनी और मायूसी थी और वो खामोश रही। अब्दुलरहमान उन्हें खामोश देखकर मुतमईन हो गए, जबकि बिल्किस ने अभी हार नहीं मानी थी। वो दुपट्टा सर पर पहनते हुए वहां से चली गईं। मगरिब की अजान होने से कबल सब दुआ करने लगे थे। अजान सुनते ही खजूर खाकर सब नमाज पढ़ने चले गए। आज भी बिल्किस ने आगे आगे सलाद और उबली हुई दाल की प्लेट रखी, जो उससे झुरझुरी भरकर थोड़ी सी खाई थी। अब उसे भूख सताई जा रही थी। अनाया की नज़र टेबल पर बड़े समोसों पे जा रुकी। उसने बहुत कोशिश की कि वो समोसों को ना दुखे, पर समोसे उसे आवाज़ देकर उकसा रहे थे कि अनाया आ जाओ, हमें खा जाओ। अनाया ने आओ देखा न था। वो सीधा टेबल से समोसे उठाए और जल्दी जल्दी खाने लगी। वो 7 दिन की डाइटिंग के बाद समोसों पर इस तरह टूट पड़ी थी जैसे वो 7 साल से डाइटिंग कर रही थी। या अल्लाह, अनाया तुम डाइटिंग पर हो? बल्कि सर पर हाथ मारते हुए चीख पड़ी। अनाया आखिरी समोसा खाकर टिश्यू से हाथ साफ कर रही थी। अपनी अम्मी की आवाज़ सुनकर चौंकी और सीधी हो गई। अम्मी, मैं तो सिर्फ चख रही थी। अनाया गड़बड़ा कर बोली। आंखें बल्कि की आंखें गुस्सा और हैरत से फैल गई। इन 7 दिनों की मेहनत पर पानी फेरने में 7 मिनट भी नहीं लगे थे। अनाया, तुम इसे चखना कह रही हो, अमक लड़की? उनके लहजे में सख्ती दर रही। अनाया खफीफ सी हो गई। अनाया को खफीफ सा देखकर वो कुछ नरम पड़ गई, पर फिलहाल अनाया को राय देने का कोई इरादा ना था। तैमूर कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस आया। समोसों का खाली लिफाफा देकर चीख पड़ा। मोटी मेरे सारे समोसे खा गई। ये खास मैं अपने लिए लाया था, एक तो छोड़ देती, सब खा गई। तैमूर लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगा। पर अब तो मैं खा गई हूँ। तैमूर ने उसे घूरा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मोटी सब खा गई। तुमने अपने समोसे यहाँ रखे क्यों? अनाया की 7 दिन की डाइटिंग दोबारा पहले दिन पर आ पहुंची। बल्कि इस तैमूर पर बरस पड़ी। तैमूर अपने समोसों पर फातिहा पढ़कर वहां से चला गया। चलो अब भागना शुरू करो, उठो जल्दी। मैं नहीं भाग रही हूँ, मेरी डाइटिंग कब ख़त्म होगी? अनाया की आंखों में नमी देखकर वो कुछ बोल ना सकी, और वो सब उसके लिए ही तो कर रही थी। बल्कि उसे मसनूई गुस्से से देखते हुए वहां से चली गई। रात के 10 बज रहे थे। सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। बिल्किस अपने हाथ में पिंक कलर की सिल्वर गोटे वाली खूबसूरत सी फ्रॉक लेकर वहां आई थी। कल तुमने कहा था ना मेरी डाइटिंग कब खत्म होगी, तो सुनो, जब ये फ्रॉक तुम्हें पूरा आ जाएगा उस दिन तुम्हारी डाइटिंग खत्म हो जाएगी। बिल्किस ने फ्रॉक अनाया को थमा दी। अनाया गौर से फ्रॉक देखने लगी। पर अम्मी, ये तो दुआ की फ्रॉक है, ये मुझे तो क्या किसी को भी नहीं आएगी। दुआ हद से ज़्यादा दुबली है। अनाया फ्रॉक को देखने लगी। दुआ फखरिया अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, ये मेरा ही फ्रॉक है, मैंने पूरे 10,000 का कुछ दिन पहले ही लिया था। दुआ ने ऐसे जताकर कहा जैसे वो कह रही हो, बेटा पहनने का सोचना भी मत, ये 10,000 वाला फ्रॉक तुम्हारी साइज़ का नहीं है। बल्कि इससे दुआ से जब ये फ्रॉक मांगा तो वो देना नहीं चाहती थी। वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, जैसे मिल जाएगा दे दूंगी कहकर बिल्किस को टालने लगी। फरजाना ने अपनी बेटी को समझाया कि वो ये फ्रॉक बिल्किस को दे या अनाया ये फ्रॉक देकर ही हार मान लेगी। अगले ही पल तुम्हारा फ्रॉक तुम्हारे पास और भाभी की डाइटिंग उनके पास। दुआ बात की नज़ाकत समझते हुए ताईजान को फ्रॉक देकर आ गई थी। ताईजान, ये फ्रॉक उसे फिट नहीं आएगा, इसको इसमें फिट आने के लिए 10 साल लगेंगे। कंज़ा इस्तेहज़ाइया हंसी हंसने लगी। मतलब अनाया की डाइटिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली? रूज ने मसनूई भरी सभा मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। हाय बेड़ा गर्क, हौसला अफजाई तो दूर की बात, तुम लोग उसे दिल बर्दाश्त कर रहे हो। बल्कि उन्हें डांटने लगी। अनाया ये सोचकर परेशान हो रही थी कि इतना पतला होने के लिए उसे 10 दिन नहीं बल्कि 100 साल लगेंगे, और 100 साल बाद भी शायद ही वो इतनी पतली हो सके। ताई जान, अल्लाह माफ़ करे, ये फ्रॉक आप मच्छर को भी पहनाएंगी ना तो उसे भी फिट नहीं आएगी। अब्बास ने कान पकड़ते हुए शरारत से कहा। सब हंसने लगे। हाँ ना, अब्बास सही कह रहा है, बेचारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। महरीन हंसते हुए बोली। फरजाना बुरा सा मुँह बनाने लगी। अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं है, और आजकल की लड़कियों को कम से कम इतना तो स्मार्ट होना ही चाहिए।
फरजाना लाल झंडा लिए मैदान में उतर आई थी। भला कोई कैसे दुआ के वजन को लेकर उसका मजाक बना सकता था। उफ अम्मी आप रह नहीं दे, हमें पता है। आहत बेजार सा होकर हर बारी हुआ वो हर बार ही ऐसा कहती थी। ये कोई आज की बात नहीं, आहत का बेजार होना तो बनता ही था। फरजान ने सख्त गुस्से से आहत को घूरा तो वो सर झुका गया। बस मैं नहीं जानती कुछ भी, तुम्हें इसमें फिट आना है, बात खत्म। अब तुम उसे मेरी जिद समझो या फिर चैलेंज। बल्कि इस अपना फैसला सुनाकर वहां से जा चुकी थी। अब अगर मैं इतनी पतली हो गई तो किसी को नजर नहीं आऊंगी, अब मैं क्या करूं? अनाया अफसोस से बड़बड़ाने लगी। सब अफ्तारी नमाज से फारिग होकर अब लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। अनाया आज सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अफ्तारी भी उससे अपने कमरे में ही की थी। अब जब वो नीचे आई तो सब उसे बिना पलके झपके देखे जा रहे थे। हैरत थी। पिंक कलर की सिलो गोटे वाली अनारकली फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के साथ पिंक दुपट्टा कंधे पे डाले वो बारीक हील से टक टक करती सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसकी सफ़ेद और गुलाबी रंगत पर यह फ्रॉक बहुत जच रहा था। सितवा नाक से आखमदार पलके, गुलाबी पतले से होंठ, गुलाबी भरे भरे से गाल, बड़ी बड़ी खूबसूरत सुनहरी कांच सी आंखों में हमेशा की तरह चश्मा पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उससे अपने रेशमी लेयर कट कमर तक आते ब्राउन बालों को पीछे खुला छोड़ रखा था। सब हैरत से मुंह खुले अनाया को देख रहे थे। आखिर दुआ का फ्रॉक उसने पहन ही लिया था। फरजाना, रोज, गंजा, दुआ और सबा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो आंखें मल मल कर उसे देखे जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ अब्बास, तैमूर, राहत, बलाज और जिब्रान ये सोचकर परेशान थे कि एक दिन में इसने ऐसा क्या खा लिया कि रातों रात वो इस कदर दुबली हो गई कि उसे दुआ का फ्रॉक फिट आ गया। हाय मेरी बेटी पतली हो गई। बल्कि इस खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात लिए उसे देखे जा रही थी। अनाया वो फ्रॉक पहने उनके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। तुम इतनी पतली कैसे हो गई? बल्कि इसके मुंह से निकले अल्फाज मुंह में रह गए और वो मुंह खोले से देखने लगी। अनाया का वजन कम नहीं हुआ था तो फिर उसे ये दुआ की फ्रॉक कैसे एकदम फिट आ गई? बल्कि इसका मुंह खुला का खुला रह गया। दुआ दिल पर हाथ रखे उसे सर पैर घूर रही थी। तुम्हारा वजन तो कम नहीं हुआ, फिर ये फ्रॉक कैसे आ गया तुम्हें? बल्कि इसके चेहरे पर खुशी की जगह अब खफगी दर आई थी। आप ही ने तो कहा था जिस दिन ये फ्रॉक मुझे फिट आ जाएगा उस दिन मेरी डाइटिंग खत्म। तो आज मेरी डाइटिंग खत्म हो गई। बिलाखिर अनाया फ्रॉक चुटकियों से उठाई चहकने लगी। हाँ, पर ये तुम्हें कैसे आ गया? बल्कि इसकी हैरत थी कि ख़त्म ही ना हो रही थी। बाकी सब भी हैरान और परेशान थे। दुआ को तो दिल बैठा जा रहा था। उसे अपनी फ्रॉक का बेड़ा गर्क होने का अंदेशा तो पहले ही था। वो तो फरजाना के कहने पर अपनी 10,000 की फ्रॉक कुर्बान करने को चल दी थी, जो अब सचमुच ही कुर्बान हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मुंह में बड़बड़ाई। वो मैंने इस फ्रॉक को काट कर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा कर इसे अपनी साइज़ का कर दिया है। देखिए लग रहा है ना एकदम परफेक्ट। अनाया ने बड़े मज़े से कहते हुए सबके होश उड़ाए थे। फरजाना और महरीन अनाया को आंखें फाड़े देख रही थी। बल्कि इसने अपना सर पकड़ लिया था। तुमने काट दिया मेरे फ्रॉक को? पता है ये पूरे 10,000 का था। दुआ वो मुश्किल अपने आंसुओं को रोक कर बोली। हाँ जानती हूँ, तुम्हें 10 बार तो बताया था। अनाया दुपट्टा ठीक करने लगी। फिर भी काट दिया? दुआ बहुत खफा हुई थी। आंसुओं से भरी निगाह से फरजाना को देखा। फरजाना आंखों के इशारे से उसे तसल्ली देने लगी। हाँ, अम्मी ने बात ही ऐसी कही थी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, सो काटना पड़ा। और अब तो ये 20,000 का फ्रॉक बन गया है इस एक्स्ट्रा कपड़े से। अनाया खुशी से कहने लगी। दुआ मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। सब कह लगाते हुए हंसने लगे। अनाया ये बात हर मसले का हल होता है। हाथ की इस बात पर अनाया ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। मैं तो परेशान हो गया था यार कि इसने दुआ का फ्रॉक पहना कैसे है। वेल अनाया बड़ी टैलेंटेड है, मानना पड़ेगा। तैमूर ने हंसते हुए उसे दाद दी। अनाया ने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से उसे शुक्रिया कहा था। अब तो आप मुझे डाइटिंग नहीं करवाएंगी ना? नाया मासूमियत से पूछने लगी तो बिल्किस ने बेजारी से उसे देखा। मेरी तौबा, मेरे पूरे ख़ानदान की तौबा, जब मैंने तुम्हें डाइटिंग का कहा। वो गुस्से से हाथ जोड़कर कहने लगी। फिर सोचते हुए तिल मिलाकर बोली, वैसे भी सहरी में सलाद खा रही थी और अफ्तारी ऐसे करी थी जैसे तुम्हारे भाई का वलीमा हो। वज़न कम होने की बजाय 2 किलो और बढ़ गया है। भाई का वलीमा सुनकर बलाज शर्माने लगा। अनाया पर किसी बात का खाक कोई असर ना हुआ। देखना पछताओगी एक दिन। अनाया को पुरसुकून देखकर वो गुस्से से बोली, भाभी आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। महरीन उन्हें गुस्सा करता देख आराम से बोली तो फरजाना ने भी आगे बढ़कर उन्हें आराम करने का कहा। ये तीनों तो वैसे भी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी, पर जहाँ बात अपनी अपनी बेटियों की आई वहाँ वो कुछ अलग ही अंदाज में सोचने लगी थी। फिर भी उनके दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार वही था। अब्दुर्रहमान बाहर से लॉन्ज में आए तो अनाया को देखकर वो बेहद लाड से बोले, मेरी बेटी डाइटिंग कर करके बहुत कमज़ोर हो गई है। उन्होंने शफकत से अनाया के सर पर हाथ रखकर कहा तो वो मासूम सा मुंह बनाकर उनके गले लग गई। ये दोनों पागल हो गए हैं, मुझे मेरे कमरे में ले चलो, ये सब देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। बिल्किस गुस्से में बोली। फरजाना और महरीन उन्हें अपने साथ कमरे की तरफ ले गई। अब्दुर्रहमान गहरा सांस लेकर रह गए। आज पूरे घर में अफरा तफरी का समा था। पूरे घर की सफाई एक बार फिर करवाई गई थी। सोफ़ा सेट फर्नीचर से लेकर हर एक चीज़ नई खरीद ली गई थी। सबा फेस मास्क लगाए पूरे घर में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी।
अपने हाथ में पकड़े रसाले से वो खुद को हवा दे रही थी ताकि फेस पैक जल्दी से सूख जाए। उरूज दुआ को फेशियल करने में मसरूफ़ थी। वो खुद तो कल ही पार्लर से जाकर फेशियल करवा कर आई थी और अब अपनी कलाकारी के जौहर दुआ पर दिखा रही थी। कंजा मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने निकल पड़ी थी। हर तरफ ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। अनाया इन सारे मामलात से लाताल्लुक मुंह बसोरे हुए उन्हें देख रही थी। कई बार बल्किस ने अनाया से कहा था कि तुम भी जाकर कुछ कर लो। वो हर बार मना करते हुए झुरझुरी भरती और बिल्किस खफा होकर वहाँ से चली जाती। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अख्तर, अल्ताफ़ और तैमूर अभी घर आए थे कि ये सब देखकर हैरान हो गए थे। चाचू, आज चांद रात है क्या जो इतनी जल्दी तैयारियां हो रही हैं? तैमूर इधर उधर देखने लगा। नहीं बेटा, आज तुम्हारी पुप्पो आ रही है, इसी खुशी में सब तैयारियों में लगे हुए हैं। अल्ताफ़ हंसकर कहने लगा। तैमूर ने समझते हुए सर हिलाया। अनाया को देखो, बेचारी फुर्सत से बैठकर इन सब का पागलपन देख रही है। अख्तर ने एक नज़र अनाया पर डाली। वो सोफे पर बैठी सारी कार्रवाई देखी जा रही थी। अच्छा है, पागलपन देख रही है, कर नहीं रही। तैमूर हंस दिया। इतने में सबा उनके सामने आई। तीनों की एक साथ चीख निकल गई। उनके यूं चीखने पर अनाया ने उनको देखा। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जब तुम्हें पता भी है तुम बाल खोलने के बाद पुरानी सिताई हुई चुड़ैल लगती हो, ऊपर से फेस पैक लगाकर चिड़ियों का घोंसला खुला छोड़ा हुआ है। खुदा को कुछ खौफ करो बहन, तुम किसी हॉरर फिल्म का चलता फिरता सीन लग रही हो। तैमूर संभलते हुए ठंडी सांस लेकर बोला, जबकि अख्तर और अल्ताफ अभी भी शौक की कैफियत में उसे थके जा रहे थे। बेटा, मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर आ जाता, थोड़ा एहतियात किए, थोड़ा एहतियात के साथ बाल खुला करो। जब बाल खोलो तो ये फेस पैक मत लगाया करो। अख्तर दिल पर हाथ रखे बोले। सबा का मुंह खुल गया। अबू आप भी ना, सबा कपकी से कहते हुए वहां से चली गई। अनाया हंस हंसकर पागल हुई जा रही थी। ओ मोटी, ये लो। तैमूर ने एक शापर उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? अनाया ने फौरन शापर पकड़ते हुए पूछा। शापर से गर्मा गर्म समोसों की खुशबू आ रही थी। अनाया ने खुशी से उसकी तरफ देखा। अब मेरे समोसे मत खा जाना मोटी। अनाया को खुश देखकर वो हंसने लगा। सब लाउंज में बैठे बेसब्री से अलमास का इंतजार कर रहे थे। जिब्रान और अब्बास एयरपोर्ट से अलमास को लेने गए थे। अब्बास से घर फ़ोन करके 15 मिनट में पहुंचने की इतला दी थी। अपना पाउट थोड़ा अंदर करो, फूफा का इस्तकबाल करना, उनको डराना नहीं। आहद अरूज को चिढ़ाने लगा। अरूज वाइट शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लू जीन्स पहने प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांधा हुआ था। होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाए वो होंठ बतख की तरह बनाए खड़ी थी। अरूज की 2-3 बार पाउट में अच्छी पिक्चर्स आ गई थी जब से वो मज़ीद खूबसूरत दिखने के लिए पाउट बनाए फिरती थी। आहद की इस बात पर अरूज ने चिढ़कर मज़ीद पाउट बनाया। आहद हंस पड़ा। ज़रा इन सब लड़कियों को देखो तो इस तरह तैयार हुई हैं कि लड़का इन्हें देखते ही भाग जाएगा। तैमूर ने आहद और बलाज के कान में कहा। वो दोनों लब दबाए हंसने लगे। डोर बेल बजाते ही सब दरवाजे की तरफ मतवज्जा हुए। आज जल्दी से दरवाज़ा खोलने चला गया। अलमास चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए अंदर आई। वो आज भी वैसी थी, उतनी खूबसूरत और उतनी ही फिट। अयान भी उनके साथ अंदर आया था। वो नीली जीन्स के साथ स्याह शर्ट और स्याह जैकेट में मलबूस था। पैरों में जागर्स पहने हुए थे। 6 फुट से निकलता हुआ कद, कसरती जिस्म, सफ़ेद दूधिया रंगत, गहरी चमकदार शहद रंग आंखें, खूबसूरत खड़ी नाक, गुलाबी भरे भरे होंठ, हल्की सुनहरी शेव, सुनहरे ब्राउन सिल्की बाल जो उसने जेल लगाकर सेट किए हुए थे। तरकिश वजीहा, नकूश और मर्दाना वजाहत का शाहकार था। सब लड़के चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रश्क भरी निगाहों से उसे तकी जा रही थी। वो तो उनकी सोच से भी ज़्यादा हैंडसम था। वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। अनाया ने दिल में एतराफ़ किया था, बल्कि इस आगे बढ़कर अलमास के गले लगी। सब ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सब उनसे बारी बारी मिले। अलमास उन सब से मिलकर बहुत खुश हुई थी। बल्कि इस फरजाना और महरीन बातें करते हुए अलमास को लाउंज की तरफ ले गए। वो अब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मुनीर कहाँ है? वो नहीं आए? इधर उधर की बातों के बाद अब्दुलरहमान ने अलमास से पूछा। नहीं भाई साहब, वो ऑफिस के काम में ज़रा मसरूफ़ थे, वो चांद रात को आएंगे। जब अयान आए बताएगा कि उसने अपने लिए किस लड़की को पसंद किया। अलमास गहरी मुस्कुराहट लिए उन्हें देख रही थी। ये सुनकर सब लड़कियां और भी जोश में आ गई। फुप्पो फुप्पो करते खूब बातें करने लगी। माशाल्लाह सब बच्चे कितने बड़े हो गए। अलमास प्यार भरी निगाहों से सबको देख रही थी। और हम बूढ़े हो गए हैं। अल्ताफ़ हंसते हुए बोले। अलमास मुस्कुराने लगी। मैं तो नहीं हूँ बूढ़ी, मैं तो आज भी रूजिया किंजा के साथ कहीं जाऊँ तो सब मुझे छोटी बहन समझेंगे। महरीन नज़ाकत से कहने लगी। सब ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं अख्तर के साथ कहीं जाती हूँ तो सब मुझे उनकी बेटी समझते हैं। फरजाना ने भी बढ़ चढ़कर खुद की तारीफ की। जहाँ बात हो खूबसूरती की तो वो भला कैसे पीछे रह जाए। अयान सर झुकाए अपनी हंसी को बमुश्किल रोक पाया था। खुदा का खौफ करो फरजाना। अख्तर मुंह खोले उसे देखने लगे। अनाया से अपनी हंसी ना रुकी गई। वो पेट पर हाथ रखे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे देखकर वो सब जो हंसी रोके हुए थे खूब हंसने लगे। फरजाना मुंह बना के रह गई। अब अयान आ गया है, उस पर उसकी माँ को इम्प्रेस करना तुम्हारा काम है। याद रहे कोई मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। वक्त बहुत कम है। महरीन अरूज और किंजा को समझाने लगी थी।
अभी हमने सब सोच लिया है उसको कैसे इम्प्रेस करना है, आप बेफिक्र है, हम खुद संभाल लेंगे। अरुज चेहरे पर मुस्कुराहट ली, उन्हें यकीन दिलाने लगी। कंजा खामोश बैठी कुछ सोच रही थी। अब हर वक्त बंद सबर कर रहो अयान और अलमास को अच्छे से इम्प्रेस करना, हर वक्त उनकी नज़रों के सामने ही रो। देखो किसी किस्म की कोई कोताही हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फरजाना भी अपनी बेटी को अच्छे से पटियाँ पढ़ा रही थी। उफ हमें इसकी फ़िक्र अब आप छोड़े, आप कल देखिएगा मैं कैसे उन्हें इम्प्रेस करती हूँ। सबा ने फरजाना को तसल्ली देकर उन्हें पुरसुकून कर दिया। अनाया अब तुमने अयान को इम्प्रेस करना है, बल्कि झिझकते हुए पहली बार उसे ये सब कह पाई थी। अनाया उन्हें देखने लगी। अम्मी मैं क्या उसे इम्प्रेस करूँ, वो मुझसे क्यों इम्प्रेस होगा, अनाया बेजारी से बोली। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है, बल्कि इस गुस्से में कहती हुई वहाँ से जा चुकी थी। दोपहर का वक्त था, आज मौसम काफ़ी अच्छा था। अयान बालाज जिब्रान अहाद अब्बास और तैमूर के साथ बातें कर रहा था। कंजा ने वाइट जीन्स के साथ सी ग्रीन हाफ स्लीव्स वाली कुर्ती पहन रखी थी, जिस पर वाइट खूबसूरत से मोती लगे हुए थे। आंखों में भर भर के काजल लगाया हुआ था और लब पीच लिपस्टिक से सजाए हुए थे। वो फुल तैयार खड़ी होकर सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी। वाइट नेट वाला दुपट्टा उसने गले में डाल रखा था। अयान की नज़र पड़ी तो वह नज़ाकत से मुस्कुराते उसकी तरफ चली आई। आज खैर तो है, इतना तैयार होकर आई हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टिड्डी को मेकअप में गिरा दिया हो। जिब्रान हैरत से देखता हुआ उसे छेड़ने लगा। जिब्रान का इतना कहना था कि सब हंसने लगे। जब से अयान आया था तब से कंजा रोज़ खूब अच्छी तरह तैयार हुआ करती थी, पर आज तो हद हो गई थी। अब तुम्हें क्या पता मेकअप के बारे में, मेकअप आर्ट है, आर्ट हर किसी को समझ में नहीं आता। कंजा जिब्रान को डटाई से जवाब देकर अयान की तरफ देखते हुए बोली थी। हाँ तो मैं कैसी लग रही हूँ, एकदम जहर लग रही हो। अयान के कुछ बोलने से पहले ही अब्बास एकदम से बोल पड़ा। सब हंसने लगे। इस बार अयान भी हंस रहा था। कंजा ने तब कर अब्बास को देखकर पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अब देखना जंग शुरू हो चुकी है। सब लड़कियां बारी बारी आएंगी। तैमूर बालाज के कान में कहता हुआ हंसने लगा। यार किसी की शादी में जा रही हो। कंजा जैसे ही कमरे में अनाया ने सवाल किया। सब लड़कियां उसी के कमरे में बैठी थी, सब ही उसे हैरान होकर देख रही थी। कंजा को बुरा तो बहुत लगा, पर वो कुछ सोचते हुए संभल के झूठे किस्से सुनाने लगी। वो क्या है ना कि मैं तैयार होकर नीचे गिरी तो अयान मुझे देखता ही रह गया। कंजा मसनूई सा शर्माने लगी। अनाया मुँह खुले से घूर घूर कर देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ये सुनकर तो बाकी लड़कियां भी जोश में आ गई। बिल्किस महरीन फरजाना लॉन में बैठी अलमास से बातें कर रही थी। अनाया सबकी तैयारियां देखकर बेजार हो गई थी। वो भी लॉन में आकर बैठ गई। बेटा बड़ी होकर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो माशाल्लाह। अलमास सिताइश भरे नज़रों से अनाया को देख रही थी। अनाया बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर में सब लॉन में आ गए। मौसम काफ़ी खूबसूरत हो गया था। गहरे बादल और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। किस किस को अपना ब्लड डोनेट करवाना है? मैं कल अफ्तारी के बाद जाऊंगा। बास लॉन में आते ही सबसे पूछने लगा। मैं भी चलूंगा, यान एकदम से बोला। मुझे भी ब्लड डोनेट करना है, दुआ। यान और अब्बास की बात सुनकर मौके पर चौका मारने लगी। अनाया ने चौंक कर दुआ को देखा। तुम तो रहने ही दो। अब्बास का लहजा तंजिया था। दुआ बुरा मना गई। ये खून देने कार में जाएगी और वापस एम्बुलेंस में आएगी। तैमूर का कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुम्हें तो मौका चाहिए बस हर किसी को चिढ़ने का। दुआ ने चिढ़ कर तैमूर को देखा। ये सब सुनकर अयान से रहा ना गया। आखिर वो बोल पड़ा। ये ब्लड डोनेट करने हॉस्पिटल जाएगी तो डॉक्टर इसको 2 थैली खून चढ़ाकर बोलेगा बेटा सेहत बनाओ। अयान ने कहका लगाया तो सब हंस पड़े। दुआ को गुस्सा आ गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि तीनों की जान ले इतने दिनों में आज पहली बार अयान ने कोई मजाक किया था और यूं खुलकर हंसा था। वैसे तो अयान सबा कंजा दुआ और रूज से बात करता था, पर आज अंदाज नया था। बल्कि और महरीन उसे दुआ के साथ यूं वे तकल्लुफ़ देकर परेशान हो गई, जबकि फरजाना खुश थी, मुतमईन थी। मुझसे बात करने में इसको मौत आती है, बाकी सबसे हंसी मजाक कर रहा है। अनाया गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। पागल हो गए हैं सबके सब। दुआ गुस्से से बोलती अंदर आई। क्यों क्या हुआ? दुआ सबा चौंक उठी थी। देखो ना सब मेरा मजाक बना रहे थे और अयान भी मेरा मजाक बना रहा था। मुर के साथ रह रहकर उसे अयान भी वैसा ही हो गया है। कहाँ मैंने इसे डिसेंट सा बंदा समझा था, कहाँ वो अरसलान नसीर निकला। दुआ गुस्से से तिलमिलाने लगी। खैर तुमसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सबा खफा होकर अपने कमरे में चली गई। दुआ भी उसके पीछे चल पड़ी। अरूज ग्रीन कलर की फ्रॉक पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, वो अपनी घनेरी पलकों पर गुनगुनाते हुए मस्कारा लगा रही थी। ज़रा उलझी लटें संवार लूँ। अब वो अपने शोल्डर कट बालों को संवारने लगी थी। सजना है मुझे अयान जी के लिए। अब्बास उसके कमरे के पास से गुजर रहा था। अरूज का गाना सुनकर वो रुक गया था। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो मज़े से गुनगुनाते हुए मेकअप कर रही थी। थोड़ी सी तो शर्म कर लो, रमज़ान में गाने गा रही हो। तौबा तौबा। आवाज़ अंदर आकर कानों को हाथ लगाने लगा। अरुज ने तब कर उसे देखा। तुम्हें क्या है? मैं जो भी करूँ अब प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो वरना मैं से शिकायत लगा दूंगी। अरुज हेयर ब्रश को टेबल पर पटक कर उसकी तरफ मुड़ी। हाँ हाँ लगा दो मेरी शिकायत। वैसे भी तुम जू से भागी हुई बंदरिया से कम नहीं लग रही। वो बिना रुके वहाँ से चला गया। अरुज ने हेयर ब्रश उठाकर उसकी तरफ फेंका जो ज़ोर से दरवाजे में जा लगा। पागल है। खैर अब
बस लिपस्टिक लगानी है। वो एक तफसीली निगाह खुद पर डालते हुए सुर्ख लिपस्टिक लगाने लगी। अनाया गुमसुम से अपने कमरे में बैठी थी। बिल्किस उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो सीधी होकर बैठ गई। अनाया बेटा तुम भी कुछ करो, देखा नहीं सब अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। देखा नहीं उस दिन अयान कैसे दुआ से हंसी मजाक कर रहा था, कितना घुल मिल सा गया है वो इन सब के साथ। बिल्किस उसके साथ बैठकर नरमी से उसे समझाने लगी, मुझे नहीं करनी कोई कोशिश, वो भी उसके लिए जो मुझसे बात तो दूर की बात एक नज़र देखता भी नहीं है मेरी तरफ, वो भाड़ में जाए। अनाज हिचलाते हुए वहां से चली गई। बिल्किस अफसोस से नफी में सर हिलाकर उसे जाते हुए देखे गई। अरूज नीचे आई तो अयान की नज़र उस पर टिक गई। उसे देखे जा रहा था। अलमास भी उसी को देख रही थी। ये तोता कैसे घुस आया हमारे घर में, वो भी इतनी बड़ी चोंच वाला। तैमूर ने कहकाल गाते हुए कहा। अयान हल्का सा हंसा, लेकिन फौरन हंसी कंट्रोल में करके अपना मोबाइल देखने लगा। ये सुनकर तो अरूज वहीं की वहीं रुक गई। उसे सख्त गुस्से ने आ घेरा था। अलमास अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थी। तैमूर बहुत ज़्यादा शरारती और मजाक करने वाला हंसमुख लड़का था। उससे तो बस मौका चाहिए होता था लोगों को चिढ़ाने का। ये आदत उतरादी बतख कहाँ से आ गई, और होंठ इतने लाल क्यों कर रखे हैं, कहीं तुम्हें पान खाने की आदत तो नहीं। तैमूर की ना तो हंसी थम रही थी ना ही गोला बारी। ये पाउच है, वैसे भी तुम्हें क्या पता, तुमने तो बस ताने मारने में पीएचडी कर रखी है, वो बिफर कर बोली। तैमूर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाया था। अरूज ये बतख जैसे होंठों को पाउट कहती हो तुम, हद है। हाथ शरारत से कहता उसे मजीद चिढ़ाने लगा। वो तो उस पल को कोसने लगी जिस पल उसने आधे घंटे के बाद ये आखिरी ये ग्रीन फ्रॉक पसंद की। जहाँ तैमूर अहाद अब्बास जैसे लड़की हो वहाँ उसका मिशन कैसे कामयाब हो सकता था। नहीं, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अलमास प्यार से उसे देखने लगी। रोज दिल से मुस्कुराई, जबकि अयान से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। पुप्पो कम से कम रोजे में तो झूठ ना बोले। तैमूर उनके पास जाकर बैठ गया। तुम नहीं बदले हो, वही शरारतें वही शैतानी। अलमास ने तैमूर का कान पकड़ा। पुप्पो कान को तो छोड़ दें प्लीज़। उसे दर्द होने लगा था। अलमास ने हंसते उसका कान छोड़ दिया। वो अपना कान सहलाने लगा। अरूज मुस्कुराते उनके पास चली आई तो अलमास ने उसे अपने साथ बिठा लिया। तैमूर उसे देखकर दोबारा हंसने लगा। अयान से अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। वो वहाँ से उठकर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि अचानक दूसरे फ्लोर पर वो रुक गया। सबा अपने गीले बालों के साथ खड़ी थी। उसके गीले बाल और भी उलझे उलझे और अजीब से लग रहे थे। अयान उसे ऐसे देखकर ठिठक सा गया जैसे किसी चुड़ैल को देख लिया हो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सबा बहुत खुश हो रही थी, मुस्कुराई जा रही थी कि अयान उसे इस तरह देख रहा है। अगर मैं रोज़ ऐसे बालों को खोलूं तो अयान बेचारा तो अपना दिल ऐसे ही हार जाएगा, वो दिल ही दिल में सोचने लगी। दूसरी तरफ अयान उसे देखकर सोच रहा था कि अगर ये रोज़ अपने बाल खोले तो सब मर जाएंगे। बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। अयान अपना सर झटका वहाँ से चला गया। सबा जोश से याहू का नारा लगाते अनाया के कमरे में चली गई, जहाँ कंजर दुआ भी बैठी थी। वो ठक से दरवाज़ा खुलकर चेहरा दोनों हाथों में छिपाई शर्मा रही थी। अनाया कंजर दुआ कुछ समझ नहीं पा रही थी कि जानो उसे हो क्या गया है। तुम लोगों को पता है यान किससे शादी करेगा? सबा ने दांत निकालते हुए पूछा। किससे? अरूज दरवाज़ा खोले अंदर आई। उसकी बात पर सब बेख्तियार पूछ बैठी। अनाया ज़ेरिक निगाहों से उन दोनों को देखने लगी। मुझसे जानते हो तुम लोग? वो मुझे सीढ़ियों पे मिला था और मुझे मुंह खोले देख रहा था, ऐसे देख रहा था कि तुम्हें क्या बताऊँ। सब अपने दोनों हाथ फैलाए खुशी से बोली। अरूज कंजा नाया हैरान रह गई। देखा, मुझे पता था अयान मेरी ही बहन को पसंद करेगा। दुआ ने सबा को कंधों से थाम कर घुमा डाला। सबा की खुशफहमी थी कि बढ़ती चली जा रही थी, पर पुप्पो ने मेरी दिल खोल कर तारीफ की और मुझे अपने पास बिठाया था। लम्हे भर को तो अरूज घबरा ही गई थी, फिर खुद को तसल्ली देते हुए उसके मुकाबिल जाकर खड़ी हुई थी। पर अयान ने सबा को देखा था। दुआ अरूज को हटाकर खुद उसके सामने आ खड़ी हो गई। वो दोनों बहस करने लगी। सबा अपनी बहन के सदके जा रही थी, जबकि कंजा ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख दिए थे। कंजा मिशन अयान को इम्प्रेस करो को बहुत पहले दिन तरक कर चुकी थी। उसे अयान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अनाया के चेहरे के जाविये लम्हे में बिगड़े थे। तुम क्या कहती हो नाया? एकदम मुखातिब करने पर नाया ने चौंक कर दुआ को देखा। वो जिससे भी शादी करे, मेरी बला से मुझे क्या? नाया जल भुन कर कहती दरवाज़ा जोर से बंद करके कमरे से निकल गई। कमरे से अब उनकी बहस की आवाज़ें आ रही थी। उसे ये सब सुना लगा। वो झिंझलाकर दो दो सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे उतरने लगी। तैमूर ऊपर आ रहा था, उसे देखकर रुक गया, जबकि अनाया बिना रुके ही नीचे चली गई। तैमूर एक ठंडी सांस खारिज करते ऊपर चला गया। दुआ, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें, तैमूर ने कमरे में आते ही कहा। अच्छा अच्छा, दुआ ने गर्दन हिलाई। वैसे अनाया को क्या हुआ? तैमूर ने तफ्शीशी लहजे में पूछा। हम तो अयान की बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ उसे। दुआ ने कंधे उचकाए। एक अनार 100 बीमार। यार, मैंने लड़कियों को फूफो के बेटे से भागता हुआ देखा था है, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अगर फूफो का बेटा हैंडसम हो, यूएसए में रहता हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो किसी नमक से कम नहीं होता।
तैमूर मुंह बगाकर कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अफ्तारी के बाद सब खाना खा रहे थे। अनाया को तो भूख से बुरा हाल था। उसे जब भी गुस्सा आता था वो और भी ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगती थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी मज़े से बिरयानी निकाल रही थी कि उसकी नज़र सामने बैठे अयान पर पड़ी। पता नहीं क्यों अनाया को ऐसा लगा जैसे वो उसी को देख रहा था। उसका बिरयानी निकालता हाथ थम सा गया। सब ने उसे भी किस्से कहे सुनाए होंगे कि अनाया बहुत ज़्यादा खाती है, अनाया कितनी नदीदी है। अनाया उसे देखते ही सोच रही, फिर सर झुककर बिरयानी निकालने लगी। उसने प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी निकाली कि बिल्कुल ना निकालने के बराबर, और बहुत आराम आराम से बिरयानी खाने लगी किसी चिड़िया की तरह। बिल्किस ये देखकर खुशी से दिल में अनाया की बलाई लेने लगी कि आखिरकार अनाया को अकल आ ही गई। वो डाइटिंग कर रही थी। बिल्किस ने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उसे देखा। अनाया से थोड़ी सी भी बिरयानी नहीं खाई गई। वो प्लेट रखकर संजीदगी से चली गई। अयान मज़े से 2 प्लेट भरकर बिरयानी खा चुका था। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। अनाया बैल्कनी में खड़ी थी कि उसने अयान और तैमूर को बाहर जाते देखा। उन्हें बाहर जाता देखकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते किचन में आई। प्लेट भरकर बिरयानी के साथ रायता लिए वो जाने को पलट रही थी। अपने सामने बिल्किस को देखकर वो उछल पड़ी। या अल्लाह अनाया, मुझे लगा तुम्हें अकल आ गई है, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। बिल्किस ने उसे खशमकी निगाहों से घूरते हुए खूब डांटा। आप सबको बस मेरा ही खाना नजर आता है, अनाया उदासी से कहती वहाँ से चली गई। बिल्किस अफसोस में सर हिलाने लगी। सबको मेरा ही खाना नजर आता है, अभी मैं ऊपर जाकर भी नहीं खा सकती हूँ। पुप्पो क्या सोचेंगी ये अनाया कितना खाती है, अनाया तो न दीदी है, अगर किसी और ने देख ली तो ढिंढोरा पीट डालेगा। अनाया सीढ़ियों पर बैठे बड़बड़ाती हुई बिरयानी से भरा चमचा मुंह में डाल रही थी। अयान सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। उसे देखकर एकदम से रुक गया। वो उसे ही देखे जा रही थी। वो बिरयानी का चमचा भरकर मुंह में डालने ही लगी थी कि उसकी नज़र सामने खड़ा अयान पर जा रुकी। वो उसी को देख रहा था। मुंह में जाता चमचे वाला हाथ रुक गया। सांस अटक सी गई और मुंह खुलेगा खुला रह गया। ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो बाहर गया था, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। अनाया दिल ही दिल में सोच कर रह गई। अयान तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में चला गया। अनाया ने अटकी हुई सांस को बहाल करते हुए हाथ में पकड़ा चमचा बेदिली से प्लेट में रख दिया। उसने देख लिया, अब ये सोचेगा कि अनाया लंगर लूटने वालों की तरह खाती है, इंडियन पुलिस की तरह। उसकी टाइमिंग ही गलत है। इससे पहले कि ये दोबारा आ जाए मैं कहीं और जाकर सुकून से खाना खाती हूँ। वो वहाँ से उठकर चली गई। बेटा तुम वापस आ गई, क्यों, सब खैर तो है। अयान चाबियाँ लेकर बाहर जा रहा था कि अब्दुलरहमान की आवाज़ पर रुक गया। वो मामू मैं कार की चाबियाँ कमरे में भूल गया था। अयान मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा बेटा खैर से जाओ, खैर से आओ। अब्दुलरहमान मुस्कुराने लगे तो अयान भी मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। रात का वक्त था। अनाया लान में झूले पर बैठी आसमान को देखते हुए कुछ सोच रही थी। तैमूर भी वहीं आकर उसके साथ झूले पर बैठ गया और उसे बगौर देखने लगा। मोटी क्या सोच रही हो? तैमूर ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। कुछ नहीं सोच रही। अनाया फीका सा मुस्कुरा दी। वैसे मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तैमूर ने ठोड़ी पर हाथ जमाए कहा तो वो उसे सवाली नज़रों से देखने लगी। अयान को मुतासिर करने का तरीका ढूंढ रही हो ना? वैसे मैंने आज देखा था कि तुमने अयान को अपने सामने बैठा देखकर थोड़ा सा खाना निकाल कर खाने लगी थी। तैमूर ने क्या लगाया। वो तो मैं इसलिए थोड़ा सा खा रही थी कहीं वो मुझे नज़र ही ना लगा दे। अनाया शोखी से कहकर हंस पड़ी। अच्छा झूठी, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि अयान किससे शादी करेगा? तैमूर से छेड़ने लगा। अनाया उसे घूरा। वो जिससे भी शादी करे, पर तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? खुशी से चमकते हुए 32 के 32 दांत निकाल लिए हैं। दाल में कुछ तो काला है। अनाया शरारत भरे लहजे में बोली। वो इसलिए क्योंकि जिसकी भी मंगनी होगी अम्मी उसको भी तो ज़रूर बुलाएंगी ना। वो सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। उसको किसको? अनाया से जानबूझकर तंग करने लगी। तैमूर ने एकदम सर उठाकर खफगी से देखा। मेरी मंगेतर रिमशा को, हद है यार, किसी को याद ही नहीं रिमशा। उसे और मेरी मंगनी को तो सब भूल ही चुके हैं। अब मैं खुद ही अपने मुंह से कैसे याद दिलाता फिरूं सबको। तैमूर का मूड बिगड़ चुका था जबकि अनाया की हंसी नहीं रुक रही थी। रिमशा की अम्मी बुशरा तैमूर की अम्मी की खालाजाद बहन थी। वो इस्लामाबाद में रहती थी। तैमूर की बचपन में मंगनी रिमशा से कर दी गई थी। इस रिश्ते से सब घर वाले बहुत खुश और मुतमईन थे। मंगनी के बाद भी दोनों घरानों का कम ही राब्ता रहा था। वो खास मौक़ों पर बात करते थे जैसे ईद या शादी वगैरह। इतने सालों में ना तो तैमूर ने रिमशा को देखा ना ही रिमशा ने तैमूर को देखा। ओह अच्छा, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। तो तुम रिमशा को देखने के लिए इतने खुश हो रहे हो? हाउ स्वीट। अनाया अपनी हंसी के दरमियान में बमुश्किल बोली थी। तैमूर झीम सा गया। यार बचपन में देखा था, अब पता नहीं कैसी दिखती होगी। उसे याद करते तैमूर की आंखें चमक उठी। अनाया बेख्तियार इसकी आंखें देखने लगी तो सीधा चच्ची से उसकी अभी वाली फ़ोटो मांग लो ना, सिंपल। अनाया ने बहुत आसान मशवरा दिया। फ़ोटो तो मांग भी लूँ अम्मी से, पर मुझे ना शर्म आती है। तैमूर सर झुकाए हल्का सा हंस दिया। घर की शरारती शैतान और बेशरम लड़की को भी शर्म आती है? वाह भाई क्या बात है। अनाया उसे छेड़ने लगी। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बेशरम, इसलिए ये चॉकलेट अब मैं अकेले ही खाने वाला हूँ। तैमूर ने अपनी जेब से चॉकलेट निकाला। मैं तो मजाक कर रही थी। वो चॉकलेट देखकर फ़ौरन बदली थी। देखा बच्चों, चॉकलेट देखकर मजाक कर रही थी कह रही हो। तैमूर ने मुस्कुराकर चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स। अनाया ने लम्हे की ताखीर किए बगैर मुस्कुराकर उसे चॉकलेट लिया था। ये क्या है? उसने बेतुका सा सवाल किया था। अनाया की नज़र उसकी
जेब से अध निकले गुलाब पर जा ठहरी थी। शायद चॉकलेट निकालते वक्त वो गुलाब भी उसकी जेब से निकल आया था। ये गुलाब का फूल है। तैमूर ने जेब से फूल निकाल कर कहा, ये किस लिए लाए हो? कहीं रमशा के लिए तो नहीं लाए? अनाया शोखी से बोली। वो उसे देखकर मुस्कुराया। यार, ये एक बच्चा बेच रहा था। जब वो मेरी तरफ फूल लेकर आया तो मैंने पहले तो मना किया, अभी इसका मासूम चेहरा देखकर मैं खुद ये फूल लेने से रोक नहीं पाया। तैमूर ने बेदाम से अंदाज में ज़रा रुक रुक कर कहा था। अनाया खामोशी से उसे देखती रही। अब मैं इसका क्या करूं यार? अम्मी देखेंगी तो पता नहीं क्या समझेंगी। तुम उसे इसे तुम ही रख लो। वैसे भी तुम्हें सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है। तैमूर ने मुस्कुराते हुए गुलाब को अनाया की जानिब बढ़ाया। क्या सच में? अनाया ने खुशी से वो गुलाब ले लिया। अच्छा, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम चल रही हो या यहीं बैठकर अयान को मुतासिर करने की तरकीबें सोचती रहोगी? और हाँ, ये गुलाब मत खा जाना मोटी। तैमूर झूले से उठते हुए उसे चिढ़ाने लगा। अनाया ने बुरा सा मुंह बनाया। इतना बुरा जोक। वो भी हंसते हुए झूले से खड़ी हो गई। वो दोनों बातें करते हुए अंदर चले गए। उधर बल्किस कुछ सोचते हुए फरजाना और महरीन के पास चली गई। तुम दोनों बहुत थक गई हो, तुम लोग आराम करो, आज अफ्तारी मैं बनाऊंगी। बल्किस उनके पास बैठते हुए नरमी से बोली। वो दोनों मुंह खोले उन्हें देखने लगी। भाभी, आप अकेले इतने लोगों की इफ्तारी कैसे बनाएंगे? हम मिलकर बना लेंगे। थकावट तो आपको भी हो रही होगी। फरजाना फिक्रमंद हुई। ये सब तुम मुझ पर छोड़ो, मैं बना लूंगी सब कुछ। बल्किस खुश होकर बोली। वो दोनों मुतमईन सी हो गई। बल्कि थोड़ी देर की बातों के बाद सीधा नाया के कमरे में जा पहुंची। हायला में मर गई। बल्कि इस कमरे में आते ही सर पर हाथ रखकर मसनूई अंदाज में चीख उठी। नाया फौरन उठकर उनके पास पहुंची। क्या हुआ अम्मी? आप ठीक तो है ना? वो एकदम से परेशान हुई। ठीक ही तो नहीं बेटा, मेरी तबीयत ख़राब है, सर दर्द से फट्टे को है, ऊपर से इफ्तारी भी बनानी है। फरजाना और महरीन को मैंने आराम करने का कहा था, सारा दिन ही तो वो दोनों कामों में लगी रहती है। मैंने सोचा उनकी कुछ हेल्प ही करा दूँ। अब मुझे क्या पता था कि मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाएगी। वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। कोई बात नहीं अम्मी, मैं अफ्तारी बना लूँगी। अनाया ने उनके हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा। माँ सदके मेरा बच्चा। बल्कि इसने अपना दर्द भूली खुशी से अपनी पेशानी पर उसे बोसा दिया। अनाया मुस्कुराती हुई किचन में इफ्तारी बनाने चली गई। अनाया खाना खाने के साथ खाना बनाना भी खूब अच्छे से जानती थी। उसका बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद था। वो सब तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। वो काफ़ी देर से किचन में इफ्तारी बनाने में लगी रही थी। दही भल्ले, मैक्रोनी, रेशमी कबाब, दम बिरयानी, रस मलाई, चिकन कढ़ाई और फ्रूट ट्राइफल, वो ये सब बना चुकी थी। अब वो बेसन निकाल रही थी। क्या कर रही है? दुआ नाया को किचन में देखकर बोली। किचन से आती मज़ेदार महक पूरे घर को महका रही थी। तारी बना रही हूँ, अनाया ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। अच्छा रुको, मैं हेल्प करवा रही हूँ। दुआ पुरजोश से उसकी तरफ आई। वैसे सारा काम हो गया? अनाया मुस्कुराई थी। कोई बात नहीं, मैं पकौड़े और समोसे बना लेती हूँ। दुआ ने उसके हाथ से बेसन वाला बाउल लिया। ओके डन। अनाया टिश्यू से हाथ साफ करने लगी। डाइनिंग टेबल लजीज खानों से सजा हुआ था। सब मज़ेदार खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वाह, आज तो खाना बहुत ही मज़े का बना है। अलमास रेशमी कबाब खाते हुए दिल खोलकर तारीफ़ करने लगी। वो तो बनेगा ही, आज खाना अनाया ने बनाया है। बल्कि इस लहजे में ढेर सा प्यार समोकर बोली। अनाया हल्का सा मुस्कुराई थी। माम, खाना मज़े का है। अनाया ने बेसाख्ता यान को देखा। पर माम, ये समोसे उनकी तो अलग ही बात है। ये सारा खाना एक तरफ और ये क्रिस्पी मज़ेदार समोसे एक तरफ। वैसे ये किससे बनाया? अयान मज़े से समोसे खाने लगा। अनाया का चेहरा बूझ गया। ये दुआ ने बनाए हैं, टेस्ट से तो ऐसा लग रहा है। अब्बास मज़े से कहता हुआ दुआ को देखने लगा। दुआ तो अपनी तारीफ सुनकर हवाओं में उड़ने लगी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। गुड लुकिंग और स्मार्ट होने के साथ साथ आप समोसे भी बहुत अच्छे बना लेती हैं। ग्रेट। अयान पूरी तरह दुआ की तरफ मतवज्जा हुआ था। और भी खाओ ना। दुआ अयान की मुंह से तारीफ सुनकर इतनी खुश हो गई कि 2-4 समोसे अयान की प्लेट में उसने अपने हाथों से डाले थे। अनाया घूर घूर कर दोनों को देख रही थी। ये सुनकर और देखकर तो बल्कीस और महरीन की तो होश ही उड़ गए थे। फरजाना खुशी से अयान और दुआ को देख रही थी। अनाया जल कर वहाँ से चली गई। ये शरबत मैंने बनाया। सबा ने फौरन शरबत का गिलास भरकर उसके सामने रखा। अयान चौंक सा गया। हाँ, तो शरबत बनाने में कौन सी बड़ी बात हो गई? तैमूर हंस पड़ा। सबा उसे आंखें दिखाने लगी। अयान खसियाना सा हंस पड़ा। पप्पो, आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पी। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, यकीन करें, आप भूल नहीं पाएंगी। अरूज अलमास का हाथ पकड़े जोश से बोली। अब्बास और हाथ का तो मुंह ही खुल गया था, क्योंकि अरूज ने आज तक किचन में पाँव नहीं रखा था। उसे तो दूध तक उबालना नहीं आता था। तुम्हें चाय बनाना भी आती है? हाथ को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, मुझे ऐसी चाय बनाना आती है कि अगर तुमने एक बार पी ली तो बार बार नहीं बल्कि 100 बार मांगोगे। सब ने अपनी कुकिंग के जौहर दिखाकर यान और उसकी माम को इम्प्रेस किया था, वहाँ वो भला क्यों हार मानती है? रूज बेटा, एक काम करो, आज शाम की चाय सबके लिए तुम ही बनाना। हम भी तो पी कर देखे तुम्हारी मज़ेदार चाय। अब्दुलरहमान और रूज के चाय वाली किस्सों से बहुत मुतासिर हुए थे। अपने मुंह मियाँ मिट्टू। तैमूर बड़बड़ाने लगा। नाया अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। ये सब मुझसे उनकी तो अलग बात है। अनाया मुंह बनाकर उसकी नकल उतार रही थी। मेरी तारीफ कहते तो उसका मुंह जलता है। मजाल है जो कभी भूल कर भी मेरी तारीफ की हो उसने। हाँ, लेकिन समोसे बड़े मज़े से खाए जा रहा था। भाड़ में जाए अयान और उसके क्रिस्पी मज़ेदार समोसे। अनाया गुस्से से बड़बड़ाई जा रही थी। गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ जाने लगी।
उरूज ट्रे में चाय लिए लाउंज में आई थी। उससे खुद आगे बढ़कर सबको चाय थमाई थी। ट्रे टेबल पर रखकर वो आराम से सोफे पर बैठ गई। ये क्या बनाया है? ये चाय है या जहर? अब्बास ने चाय का सिप लिया तो उसकी चीख निकल गई थी। चाय ऐसे ही बनती है, तंज करने की आदत सी हो गई है तुम्हें, अरूज ने सुकून से जवाब दिया, जबकि अब्बास ने झुरझुरी भरकर कप वापस रख दिया। ये सुनकर राहत ने भी फौरन ही चाय का सिप लेते हुए बुरा सा मुंह बना लिया। इसमें तुमने चूहे को डुबोया था क्या? इतनी गंदी बदबू आ रही है। उफ! आहत ने भी कप वापस ट्रे में रख दिया। तैमूर ने उन दोनों का हाल देखकर चाय साइड पर रख दी। वो तो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता था। अब्दुर्रहमान, अख्तर, अलमास और बाकी सब ने भी चाय को एक तरफ रख दिया। बेटा, ये इतनी देर में बनाई भी तो इतनी बदमज़ा चाय। महरीन तो चाय का रंग देकर ही बुरा सा मुंह बना के रह गई। अम्मी आप भी उनके साथ मिल गई। उरूज खफासी होकर उन्हें देखने लगी। यार, ये इतनी गंदी चाय है कि इसकी बदबू सूंघ कर ही बंदा बेहोश हो जाए। कंज़ा बदमज़गी से कहने लगी। ये तो मुझे तो इसकी चाय को देखकर ही उल्टी आ रही है। दुआ धीमी सी आवाज़ में अनाया के कान में कहने लगी। मेरा भी यही ख्याल है कि इसने कहीं गलती से जहर तो नहीं मिला दिया चाय में, अनाया उसके कान में कहने लगी। दोनों मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी रोकने लगी। बेटा, इस चाय में क्या मिलाया था तुमने, ज़रा बताओ। अलमास ने रूज को अपने पास बिठा लिया। मैंने चाय में दूध, पत्ती, चीनी और मसाला, चाय का मसाला डाला था। तुमने? अलमास उसकी बात काटते बोली। हाँ, चाय का मसाला। वो बस इतना ही कह सकी। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हुई। तुमने कौन सा चाय का मसाला डाला है बच्चे? इस बार बल्कीस ने भी पूछा था। वही जो चाय में डालते हैं, कौरमा मसाला, गरम मसाला वगैरह, रूज ने सोचते हुए जवाब दिया। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। या अल्लाह! महरीन अपनी बेटी की नादानी पर सर पीटते हुए बोली। इसीलिए तो चाय का बेड़ा गर्क हो गया, पागल लड़की। ये खाने में डालने के मसाले सिर्फ खाने में इस्तेमाल होते हैं, चाय में नहीं। चाय का मसाला अलग होता है। फरजाना की आंखें बाहर को आई थी। इतना बुरा इंप्रेशन, इससे बेहतर मैं चाय ही ना बनाती, रूज सोच कर रहेगी। अब अपनी इस मज़ेदार, बार बार नहीं 100 बार मांगने वाली चाय को कहाँ से दफ़ा करो, यहाँ से दफ़ा करो। महरीन का पारा हाई हुआ था और रूज फ़ौरन चाय के कप ट्रे में रखते हुए वहाँ से चली गई। सरप्राइज़! पुरजोश चहकती आवाज़ आई थी। वहाँ मौजूद सबको खुशगवार हैरत हुई थी। अलमास वो आवाज़ पहचान की थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अलमास ने बेसाख्ता मुड़कर देखा था। मुनीर हाथ में सुर्ख गुलाबों का बुके लिए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर अलमास की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। आप यहाँ? आप तो चांद रात को आने वाले थे। अलमास को खुशगवार हैरत हुई थी। हाँ, पर मैंने सोचा आप सबको सरप्राइज़ दे दूँ। वैसे भी आज 28वां रोज़ा था, कल शायद चांद रात हो। मुनीर कहते हुए रहमान, अख्तर, अल्ताफ़ से मिले। उन्होंने हाथ में पकड़े बुके अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ाया। वो सब बैठकर बातें करने लगे। अम्मी, मुझे वो वाली चूड़ियाँ चाहिए जो मेरे हाथों में छन छन करे। अनाया को बैठे बैठे अचानक से ख्याल आया तो बल्कीस से कहने लगी। ऐसी कोई चूड़ियाँ नहीं बनी जो तुम्हारे हाथ में छन छन करे, क्योंकि तुम्हारे हाथ मोटे हैं। वो ज़रा रुका और सोचते हुए फिर शरारत से बोला। हाँ, तुम्हारे हाथों में वो जो बैल के गले में हार नहीं होता, उसने याद दिलाना चाहा। वो ज़रूर छन छन करेगा। अम्मी से वही लेकर दे, खूब छन छन करेगा। बालाज के कहने के साथ ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। अनाया ने तब कर उसे देखा। हाँ, बैल वाले को ज़्यादा पता होता है कि बैल क्या पहनती है। अनाया तब कर बोली। जी बिल्कुल, बाला शरारत से कहता हुआ बाहर भाग गया। अनाया समझ आने पर गुस्से से लाल होगी। बाकी सब हंसने लगे। चाँद नज़र आ गया था। न्यूज़ चैनल पर अनाउंसमेंट होते ही सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे। घर में खूब रौनक लगी हुई थी। कल ईद है और अभी तो बहुत सारे काम रहते हैं। भाभी फरजाना परेशान सी होकर बिल्किस को देखने लगी। अरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लो फरजाना। बिल्किस बेफिक्र सा होकर बोली। उधर सब लड़कियां बाजार जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ताई जान, अम्मी, आप सब भी चले मेहंदी लगवाने। चले उठे। तैमूर उन्हें लेने आया था। दोनों ने कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही बोल पड़ा। चले ना। और रही बात अयान के फैसले की, तो वो वापस आकर भी पता चल जाएगा। जब तक आप सब इंजॉय करें। तैमूर मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे से उठाने लगा। तैमूर की बात सुनकर फिर बिल्किस और फरजाना राजी होगी, जबकि महरीन तो पहले ही मेहंदी लगवाने जल्दी में लड़कियों के साथ बाहर खड़ी थी। रोशनियों का शहर कराची आज खूब रोशनी और रौनकों में नहाया हुआ था। हर तरफ मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैली हुई थी। सब लड़के शॉपिंग करने में मसरूफ थे और लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए मेहंदी का डिज़ाइन पसंद कर रही थी। अनाया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सी मेहंदी लगवाए। वो बिल्किस से पूछना चाहती थी, पर वो फरजाना और महरीन के साथ शॉपिंग करने चली गई थी। सब के सब मसरूफ थे। वो हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज हो जाया करती थी। उसे मेहंदी डिज़ाइन सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम लगता था। क्या वो मुझे ऐसे क्या देख रही होती है? मुझसे गुमसुम देखकर उसके पास आया था। कुछ नहीं, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी मेहंदी लगवाना है। मेहंदी डिज़ाइन को देखते हुए बोली। तैमूर मुस्कुराने लगा। तुम एक काम करो, ये वाली मेहंदी लगवा लो। तैमूर ने अपनी फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाई। ये मेहंदी खास अनाया के लिए ही तो थी। तैमूर उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। अनाया को वो मेहंदी बहुत पसंद आई थी। अलमास, मुनीर, अब्दुर्रहमान, अख्तर, अल्ताफ़ और अयान लाउंज में बैठे थे, बैठकर बातें कर रहे थे। बिल्किस, फरजाना, महरीन अभी कुछ देर पहले ही बाजार से आई थी। अब्दुर्रहमान उन्हें देखकर मुस्कुराए। आप लोगों ने बहुत देर कर दी आने में। अयान ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है, अब्दुर्रहमान खुशी से कहने लगे। बिल्किस, फरजाना और महरीन ने दिल थाम लिए। कौन है वो? बिल्किस बेख्तियार पूछने लगी। बताता हूँ। आप सब बैठे तो अब्दुर्रहमान हल्का सा हंसे।
वो तीनों धड़कते दिल के साथ सोफे पर बैठ गई। दुआ और सबा की मंगनी की तैयारियां करो फरजाना, अख्तर खुशी से बोले थे। फरजाना बिना बात पे गौर किए खुश हो गई थी और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी। दुआ और सबा, बिल्किस और महरीन बात समझ नहीं सकी थी। दुआ की अब्बास से मंगनी होगी और सबा की जिब्रान से। अख्तर खुशी से बोलते हुए उन्हें हैरान कर गए थे। फरजाना लम्हे भर को गुंग हुई थी, पर मंगनी तो अयान की होनी थी ना। वो मोतजिब सी होकर बल्किस और महरीन की भी यही कैफियत थी। हाँ भाई पर हाँ भाभी, पर भाई साहब ने सोचा यान तो किसी एक लड़की को ही पसंद करेगा और बाकी लड़कियों का दिल टूट जाएगा। इसलिए भाई साहब ने यह फैसला किया कि यान किसी को भी पसंद करे पर मंगनी सब की होगी इस ईद पर। अल्ताफ ने मिठाई का डिब्बा इनकी तरफ बढ़ाया। पर आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं है, और ये फैसला आपने कब किया? बल्कि इस मिठाई खाते हुए हैरत से पूछने लगी। अब्दुलरहमान हंस दिए। जिस दिन अरमास की फ़ोन आई थी उसी दिन हमने ये फैसला किया था। आप तीनों तो फ़ोन सुनते ही गायब हो गई थी। अब्दुलरहमान उन्हें याद दिलाते हुए बोले। वो उस दिन अपनी बेटियों के पास उन्हें समझाने चली गई थी, बल्कि इस फरजाना और महरीन को बयाक वक्त याद आ गया था। पर आप हमें भी तो बता सकते थे ना। बल्कि इसकी आंखों में नाराज़गी दर आई थी। हाँ, पर हमने सोचा क्यों ना आपको सरप्राइज़ दिया जाए। तब तक हम भी देख रहे थे कि किसकी जोड़ी किसके साथ जच रही है। अब्दुलरहमान के लहजे में खुशी ही खुशी थी। और तो और सब लड़कियां शादी के बाद भी यही होंगी। इन सब से तो हमारा घर खुशियों से भरा हुआ है। बल्कि इस फरजाना और महरीन मुस्कुराने लगी। अब्दुलरहमान की बात अभी जारी थी। तैमूर को छोड़कर बाकी सबकी इंगेजमेंट कल ईद के मुबारक दिन होगी, क्योंकि तैमूर की मंगनी तो निमिषा से हो चुकी है। बालाज और तैमूर लाउंज में आ रहे थे। ये सुनते ही ठिठक वहीं रुक गए। बालाश तो दिली दिल में खुश होने लगा। शुक्र है मैं बच गया। बचपन में मंगनी हो जाना भी किसी नेमत से कम नहीं। तैमूर गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज़ में बोला, हाँ ऐसी नेमत जो दिखे ही ना। तुम्हारी बचपन की मंगनी बचपन में ही रह गई है। बालाश ने हल्का सा कहका लगाया। तैमूर ने मुक्का लहराकर उसे चुप करवाया था। वो दोनों भी लाउंज में जाकर बैठ गए। अब आप सब सुन लें कि किसकी मंगनी किससे होगी। अब्दुलरहमान ज़रा सीधे होकर बैठ गए। दुआ और अब्बास, उरूज और आहद, कंजा और बालाज, सबा और जिब्रान। वो बेहद खुशी से बताने लगे। खुश और मुतमईन तो अब फरजाना, बल्कीस और महरीन भी थी। हैं, इसका मतलब है अयान ने किसी लड़की को पसंद नहीं किया? फरजाना ने हैरत से भवें छोड़कर उन्हें देखा। भाभी, अयान ने अनाया को पसंद किया है। अलमास हंसने लगी। अयान मुस्कुरा रहा था, बल्कि इसके 14 तबक रोशन हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उनकी मांगी हुई दुआएं ना के हक में कबूल हो चुकी थी। फरजाना और महरीन भी दिल से खुश हुई थी। ऐसे अचानक से कैसे? बिल्कि समझ नहीं पा रही थी। खुशी से उनकी आंखें नम हुई थी। भाभी, अचानक से नहीं, अयान ने तो अनाया को फ़ोटो देखकर ही पसंद कर लिया था। अलमास ने इंकशाफ किया। हाँ भाभी, हम पूरी तैयारी से आए हैं। मुनीर मुस्कुराते हुए बोले। आपने सारी तैयारियां कर ली हैं? बल्कि इस फरजाना और महरीन हक्का बक्का रह गई। हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ईद की शाम को इन सब की इंगेजमेंट होगी। अब्दुलरहमान पुरसुकून सा मुस्कुरा दिया। दुआ, उरूज, कज़ा सबब बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई थी। अयान तो उनके लिए एक चैलेंज था। अयान से ना सही, पर उनकी मंगनी तो हो रही थी। वो उसी में ही बहुत खुश थी। दूसरी तरफ लड़के भी बहुत खुश थे और इनकी अम्मियाँ तो मानो खुशी से झूमने लगी थी। रिश्ते घर में होने के बावजूद उन्होंने कभी सोचा नहीं था और अपनी बेटियों को अयान के पीछे लगा दिया। इस बात का अब उन्हें अफसोस भी हो रहा था। अयान ने तो किसी एक को पसंद करना था। उसके लिए वो अपनी दोनों बेटियों को ख्वाब दिखाने लगी थी। किसी एक का भी ख्वाब टूटता तो उन्हें वाकई बहुत तकलीफ पहुंचती। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उनकी दोनों बेटियों की को खुशियाँ मिल गई थी। बल्कि इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नाया अब भी हैरान थी। अम्मी, आपने आपने मीर अंकल को बुलाया है? तैमूर ने मौका देकर आखिर फरजाना से पूछ लिया। मुझे नहीं पता बेटा, तुम्हारे अब्बू को पता होगा, और वैसे भी वो इस्लामाबाद में रहते हैं, वो कहाँ आ सकेंगे? फरजाना ज्वेलरी निकालते हुए मसरूफ से अंदाज में बोली। तैमूर का मुंह उतर गया। इसको क्या हुआ? अख्तर कमरे में आए तो उसका लटका हुआ मुंह देखकर पूछने लगे। पूछ रहा था आपने मीर भाई को बुलाया है या नहीं? फरजाना ने ज्वेलरी बॉक्स बंद कर दिया। उनसे बात हुई थी मेरी, वो नहीं आ सकेंगे। तैमूर ने बेख्तियार अख्तर को देखा। पर हाँ, उनकी बेटी रिमशा 3-4 माह से कराची अपनी खाला के घर रह रही है, वो आ जाएगी। अख्तर ने मुस्कुराते हुए तैमूर को देखा। तैमूर के लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट फैल गई थी। ईद नमाज पढ़ते ही सबको ईद की मुबारकबाद देने के बाद वो सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे। सुबह से ही गहमा गहमी और अफरा तफरी का आलम था। सब लड़कों और लड़कियों की तैयारियां अरूज पर थी। सब अपने अरमान और शौक पूरे करने में लगे हुए थे। अनाया अब भी हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये कैसे हुआ, क्या हुआ। कल भी बौखलाई हुई थी और आज भी ऐसे ही हो। तैमूर अंदर आते हैं हल्के फुल्के अंदाज में बोला, यार वो अचानक मुझे कैसे पसंद कर सकता है? मेरा मतलब है वो जब से यहाँ आया था मुझसे बात करना तो दूर की बात कभी ठीक से देखा तक नहीं। अनाया सख्त रोहानसी हुई थी। तैमूर ने कहका लगाया, तुम तो देखा करती थी उसे और पसंद भी करती थी। तैमूर दोनों हाथ सीने पर बंधे उसे गौर बगौर देखने लगा। हाँ, मैं तो करती हूँ उसे पसंद। अनाया ने फ़ौरन सर हिलाते हुए एतराफ़ किया था। वो मज़े से हंसने लगा। क्या सच में? पीछे से आवाज़ आई। अनाया ने बेसाख्ता मुड़कर देखा। अयान उसकी सारी बातें सुन चुका था। वो मुस्कुराता हुआ उसके मुकाबले आ गया। अनाया अजीब सी कि अयान बेहद महफूज हुआ।
मैंने तुम्हें अचानक से पसंद नहीं किया है, तुम मुझे हमेशा से ही पसंद थी। अयान की आंखें चमक रही थी, उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। उस दिन चॉकलेट और वो गुलाब मैंने भिजवाया था तुम्हें। अनाया ने उसकी आंखों में झांका, फिर मुस्कुराकर नजरें झुका गई। तैमूर मजे से पाँव पसारे बैठे उन्हें देख रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मुझे तैमूर ने उसी दिन बता दिया था कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया है। उसने मुझे कहा कि अनाया को ईद के दिन ही सरप्राइज देना। अयान अब तैमूर को देख रहा था तो वो उन दोनों की बातों से लुत्फानंदोज हो रहा था। और जो उस दिन तुमने दुआ के समोसों की तारीफ की पर मेरे खाने की तारीफ क्यों नहीं की? उसने शिकायती निगाहों से देखा। अयान हंस पड़ा। वो तो मुझे तैमूर ने कहा कि अनाया को जलाओ, कसम से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अयान अनाया की शिकायत दूर करने लगा। अनाया ने मुंह बिगाड़ कर तैमूर को खा जाने वाली नजरों से देखा। तैमूर गड़बड़ा कर रह गया। खैर छोड़ो इन सारी बातों को। अयान ने अनाया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए छन छन करने वाली चूड़ियाँ लाया हूँ। अयान ने सिल्वर खूबसूरत सी कांच की चूड़ियाँ उसकी तरफ बढ़ाई। अनाया चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो गई। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। ऐसे ही खुश रहा करो, तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। अयान धीमी आवाज में मुस्कुरा कर बोला। तैमूर ने गला खनकारा तो अयान अनाया को चूड़ियाँ थमाकर बाहर चला गया। अनाया का चेहरा पल भर में गुलाबी हुआ था। छन छन करने वाली चूड़ियाँ, हाँ हाँ हाँ। तैमूर शरारत से कहका लगाने लगा। तैमूर के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनाया तकिया उठाकर उसे मारने लगी। अनाया का इरादा भाप कर तैमूर बेड पर दूर होकर खड़ा हो गया। नीचे उतरो, मुझे जलाने के प्लान बना रहे थे। अनाया ने तकिए से उसका निशाना लिया। तैमूर ने झट से वो तकिया पकड़ लिया। अनाया देखो, तुम पागल हो गई हो, मुझे बहुत से काम करने हैं मोटी। तैमूर ने तेज तेज बोलना शुरू कर दिया पर अनाया तो पीछे ही पड़ गई। मोटी, एक बात तो अयान बताना ही भूल गया। तैमूर ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अनाया रुक गई। कौन सी बात? अनाया ने अबरूज का है। यही कि ये जो मेहंदी तुम्हारे हाथों में लगी है ना, ये भी अयान की पसंद की है। तैमूर ने हंसते हुए कहा। अनाया ने अपने हाथों को देखा। तैमूर के बच्चे, अनाया दबी दबी आवाज़ में चीखी। हाँ पता है, मेरा नाम तैमूर है। और ये रहे कांटेक्ट लेंस। अब शाम को चश्मा मत पहन लेना। तैमूर बेड से उतरकर उसके सामने आया। अनाया लेंस देखने लगी। और ये लेंस अयान नहीं, मैं दे रहा हूँ। तैमूर हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया। अनाया बेड पर बैठकर चूड़ियाँ देखने लगी। तैमूर ने कमरे में झांक कर देखा। देखो देखो, ये तुम्हारी छन छन वाली चूड़ियाँ ही है ना, या फिर बैल का हार? तैमूर शरारत से कहता बाहर भाग गया। अनाया लब दबाए मुस्कुराई। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। घर को खूब अच्छी तरह फूलों और लाइट से सजाया गया था। सब मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था। सिल्वर और हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत सा लॉन्ग फ्रॉक अनाया पर बहुत जच रहा था। सिल्वर कलर का खूबसूरत सा दुपट्टा उससे सर पर लिया हुआ था जिस पर नफीस मोतियों का काम किया हुआ था, और अपने लेयर कट बालों को आगे स्टाइल से आगे शाने पर डाल रखा था। दूधिया कलाइयों में सजी सिल्वर चूड़ियाँ उस पर खूब जच रही थी। खूबसूरत बड़ी बड़ी सुनहरी कांसी आंखें आज चश्मे के बिना बहुत खूबसूरत लग रही थी। हल्का सा मेकअप की वो सीधा दिल में उतर रही थी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुआ ने ग्रे और पिंक कलर का गरारा सूट पहन रखा था। खूबसूरत सा पिंक दुपट्टा उसके सर पर डाल रखा था। अरूज ने लाइट पर्पल कलर की पेशवाज पहनी थी और अपने बालों की ब्रेड बना रखी थी। कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। कंजा ने वाइट कलर का गरारा सूट पहन रखा था और रेड कलर का दुपट्टा उसने गले में डाल रखा था। सबा ने सी ग्रीन कलर की पेशवाज पहन रखी थी और उसने अपने बाल खोल रखे थे। हल्का सा मेकअप की वो सब बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। सफ़ेद शेरवानी में होंठों पे गहरी मुस्कुराहट सजाया आन बहुत हैंडसम लग रहा था। सब लड़कों ने वाइट शेरवानियाँ पहन रखी थी। वो सब बहुत हैंडसम लग रहे थे। वो सब बैठे बातें कर रहे थे कि फरजाना आ गई। तुम सब लड़कियाँ यहाँ आओ, अरे जाओ ऊपर, अभी रस्म शुरू नहीं हुई बेटा। फरजाना ने उन्हें देखते हुए कहा। सिर्फ मेरी मंगनी ही नहीं हो रही, सबकी हो रही है, हमने इंजॉय करना है, सबा ने चहकते हुए कहा। वो सब आज का दिन बहुत इंजॉय करना चाहते थे। उस ईद का एक एक पल उनके लिए बहुत ख़ास था। जो मर्ज़ी है वो करो, फरजाना ने मसरूफ़ अंदाज में बोली। इतने में तैमूर आगे सफ़ेद शेरवानी उस पर उसकी वजह पर खिल रही थी। उसकी गहरी काली आंखें आज पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार लग रही थी। यार तुम कभी चाय नहीं पी सकोगे क्योंकि तुम्हारी होने वाली बीवी को कुछ आता ही नहीं। रोज को तो बस पाउट बनाना आता है, वो भी रेड लिपस्टिक लगाकर। वो और ये एक ही वक्त में तोता और बतख बनने का टैलेंट रखती है। तैमूर ने हाथ के कंधे पर हाथ रखकर मजे से कहा और हंसने लगा। हंस नहीं पाया था। रोज पाउट किए उसे घूर रही थी। उसे जो भी आता हो तुम्हें क्या? चिढ़ सा गया। तैमूर जिब्रान के करीब जाकर खड़ा हुआ। जिब्रान यार, तुम कभी मच्छर मारने वाला कॉयल लाना भूल जाओ ना, तो सबा के बाल खोल देना, सारे मच्छर उसके बालों में फंसकर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस जिब्रान को हंसी आई थी पर सामने सबा को देखकर चुप ही रहा, जबकि सबा ने मुंह बना लिया। और बेचारे अब्बास, हमने अपनी बहन दुआ को बड़े नाजों से पाला है। दुआ तो खुशी से मुस्कुराने लगी। तैमूर की बात अभी भी अधूरी थी। तो अब्बास, दुआ को अगर कहीं बाहर ले जाओ तो उसके हाथ में बड़ा सा पत्थर दे देना, कहीं वो उड़ ही ना जाए। दुआ ने गुस्से से उसे देखा। सबा हंस रही थी। और रही बात कंसा की, तो वो तो है ही टिड्डी। इस बार निशाना बालाज को बनाया गया था। बालाज ने तैमूर को आंखें दिखाई। और अब रह गए अयान। अयान अनाया को कभी बाहर मत लेकर जाना क्योंकि ये खाना ऐसे खाती है जैसे लंगर लूट रही हो। अनाया नथने फुलाकर रह गई। अजीब हो तुम, हमारे मुंह पर हमारी बुराई कर रहे हो, वो भी हमारे मंगेतर के सामने। कंसा दोनों हाथ कमर पर टकाए उसे घूरने लगी। पीठ पीछे बुराई करना गुनाह है।
तैमूर शरारत से कहकर इधर उधर देखने लगा, जबकि वो सब उसी को घूर रहे थे। ये क्या कर रहे हो? आहत तैमूर को बगौर देख रहा था। वो बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। कुछ नहीं, तैमूर जवाबन मुस्कुराया। लड़कियों और आंटियों को ऐसे देख रहे हो जैसे उनके गले के नेकलेस चुराने का प्लान बना रहे हो। देखो कैसे डर रही हैं तुमसे सब। आहत ने मशकूक अंदाज में कहा तो सब हंसने लगे। तैमूर मुंह खोले उन्हें देखने लगा। हाँ हाँ और हंसो, एक तो मैं सुबह से लगा हूँ तुम लोगों की एंगेजमेंट की तैयारी में, ऊपर से तुम सब मेरा ही मजाक बना रहे हो। और दूसरा, अब्बू और ताया को ज़रूरत क्या थी इतने मेहमान बुलवाने की? तैमूर झिंझला कर बोला। ओह अच्छा, तो तुम रिमशा को ढूंढ रहे हो? अनाया शरारत से कहकर हंसने लगी। नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी मंगनी के बाद तुम सब अपने अपने मंगेतरों को आप कहोगी या तुम? तैमूर ने बात को बदलते हुए कहा। आप ही बोलेंगे। बालाज ने मुस्कुराकर कंजा को देखा। मुंह देखा है पहले, आप वाला मुंह तो बनाओ। कंजा ने नफी में सर हिला दिया। बाकी सब लड़कियां भी दुआ की बात पर मुत्तफिक थी। अच्छी खासी बहस लग चुकी थी और जिससे ये बहस लगवाई थी उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। बस कर जाओ प्लीज़, बस करो, ये लड़वा रहा है, तुम लड़ रहे हो। नाया ने बहुत मुश्किल से उन्हें चुप करवाया था। वो तैमूर को घूरने लगी और तैमूर हंस रहा था। यार इसका मतलब ये हुआ कि रिमशा मुझे आप कहा करेगी और तुम सबको तुम से ही मुखातिब किया जाएगा। तैमूर ने कहकर लगाते हुए कहा। जिब्रान को ताव आया। अब इसमें रिमशा कहाँ से आ गई? जिब्रान मुतजस्सिस सा तैमूर ने कांधे उचकाए। आई नहीं बल्कि वो आ गई है। आयान की बात पर तैमूर बेताब सा हुआ। कहाँ है? तैमूर बेसाख्ता बोला। वो देखो मामी के साथ खड़ी बात कर रही है। अयान ने कुछ फासले पर खड़ी फरजाना की तरफ इशारा किया, जो किसी लड़की को उनकी तरफ इशारा करते हुए बात कर रही थी। तैमूर ने जैसे उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा, वो चकरा गया। उसकी तो हैरत से आंखें बाहर आने को थी। क्या ये रिमशा है? सभी मबहूत से होकर रह गए थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तैमूर बेताबाना अंदाज में बोला। वो रो देने को था। फरजाना के साथ खड़ी लड़की 2 चुटियाँ किए हुए थी, बालों में इतना तेल लगाया हुआ था कि उसका सर किसी बल्ब की तरह चमक रहा था। वो तेज़ गुलाबी कपड़ों में मलबूस थी और खूब शो मारते हुए बात कर रही थी। देखो, मामी से तुम्हारी तरफ इशारा करके बता रही हैं कि देखो ये है तैमूर तुम्हारा मंगेतर। और देखो रिमशा कैसे शर्माते हुए मुस्कुरा रही है। अयान की इस बात पर सब हंसने लगे। तैमूर से हंसा भी नहीं जा रहा था। उसकी तो हालत पतली हो रही थी। भाई जो भी कहो, हम सब बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन रिमशा को देखो कितना इतरा रही है। वो भी अपनी 2 अदद चोटियों के साथ सबा हंसने लगी। सब से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। देखो, सब अपने बाल सीधे करवा सकती है, वो और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। पर मुझे तो सबा हर हाल में कबूल है। जिब्रान तैमूर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। अंदाज ऐसा था कि सबा मुस्कुराने लगी। और हाँ, और उसकी पाउट वाली आदत ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो पाउट में बहुत प्यारी लगती है। आहत तैमूर के दाएं हाथ तरफ आकर कहने लगा। अरूज खुशी से मुस्कुराने लगी। पर इसका कोई इलाज नहीं। आहत ने इशारा कुछ फासले पर खड़ी रिमशा की तरफ किया। तैमूर का मुंह उतर गया। कंजा टिड्डी है, मैं मानता हूँ। कंजा ने आंखें फाड़ कर बालाज को देखा। पर ये बहुत क्यूट भी तो है, ये हील भी पहन सकती है। वैसे अब की बार बालाज उसके करीब आकर कहने लगा, जबकि कंजा बहुत खुश थी। तैमूर को खौफ से पसीना आने लगा। वो बार बार रुमाल का सहारा ले रहा था। और रही बात मेरी, तो मैं डाइटिंग, अनाया सोचने लगी। फिर कहा, नहीं कर सकती। सब कहका लगाकर हंस पड़े। पर अनाया जैसी है वैसी ही बहुत प्यारी है, उसे डाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं। अयान ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली। अनाया के लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। वो उसे बिना पलक झपके देखता रहा। यार कैसे जालिम लोगों को दिलासा देने की बजाय डरा रहे हो? तैमूर चिढ़ने लगा था। वो देखो देखो, चची उसे यहाँ भेज रही है। देखो कैसे दुपट्टा लहरा लहरा कर आ रही है। वो बास ने इशारा किया। तैमूर सख्त सदमे का शिकार था। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उसके सर से तेल निकालने में गुजर जाएगी। अयान के लहजे में अफसोस था। और हाँ, अम्मी कहती हैं जिस सर पे तेल लगाता है उसके सर में जुएँ भी होती हैं। अनाया कहाँ आसानी से उसे बख्शने वाली थी। ये तो और भी अच्छी बात है, तेल के साथ साथ उसकी जुएँ भी निकाल लेगा। कंजा ने भी उसे छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तैमूर का दिल चाहा वो यहाँ से भाग जाए। बस भी करो तुम सब। तैमूर ने हाथ जोड़कर उन्हें चुप करवाया। वो लड़की भी वहीं चली आई थी। मिलवाओगे नहीं? अयान ने दोनों बाजू सीने पर बंधे तैमूर ने इस बात में सर हिलाया और 2 कदम खुद ही उसके आगे जा खड़ा हुआ। हाँ, ये मेरी मंगेतर है। तैमूर ने ऐसे कहा जैसे वो खुद से ही सवाल कर रहा था, जबकि लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओह हेलो अंकल, ये मंगेतर किसको बोल रहे हो? शक्ल देखी है अपनी? लड़की को जी भर के गुस्सा आया था। तुम्हें अम्मी ने यहाँ क्यों भेजा है? वो भी मेरी तरफ इशारा करके। अभी वो कुछ और कहने लगी थी कि तैमूर ने उसे रोक दिया। मैंने आंटी से दूल्हा दुल्हन का पूछा था, तुम खुद उनके सामने आकर खड़े हो अंकल। लड़की ने लफ्ज़ अंकल पर जोर दिया था और तनपन करती चली गई। सब हंसने लगे थे। तैमूर को चिढ़ाने का मज़ा ही अलग था। तैमूर ने सुख भरी गहरी सांस ली और खुद भी हंसने लगा। उसकी तो जान में जान आ गई थी कि वो रिमशा नहीं थी। अम्मी बात तो सुने। फरजाना उनके पास से गुजर रही थी। तैमूर ने उन्हें आवाज़ देकर रोकना चाहा। बेटा अभी मुझे ज़रा काम है, उन्होंने जवाबन मुस्कुरा कर कहा था। नहीं, मेरी बात तो सुने। रिमशा कहाँ है? वो आई नहीं। तैमूर उनके पीछे लगकर उनके कदम थम गए। हाय कितने बेशर्म हो तुम, सीधा रिमशा का ही पूछ रहे हो? फरजाना मुंह पर हाथ रख कर बोली। तैमूर को तो वाकई शर्म आने लगी थी। मामी इसे बता दे वरना ये मेहमान भगा देगा सबको देख देख के।
कैसे ऐसे घूर 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 कर देख रहा है जैसे ये कोई चोर हों, उसे डर रहे हैं मेहमान बेचारे। अयान आगे बढ़कर फरजाना को कहने लगा, हाँ चाची बता दें। अब्बास भी उनके करीब आ गया। फरजाना ने गहरी सांस ली। हाय अल्लाह। फरजाना सर पर हाथ मारते हुए इधर उधर देखने लगी। रिमशा बेटा इधर आना ज़रा। उन्होंने कुछ फासले पर खड़ी लड़की को आवाज़ दी। उसका रुख दूसरी तरफ था। फरजाना की आवाज़ पर वो पलटी। आसमानी रंग की लॉन्ग मैक्सी में उसकी सुनहरी रंगत दमक रही थी। हम रंग दुपट्टा शानों पर फैलाया हुआ था। लंबे स्याह रेशमी बाल शाने पे आगे को डाल रखे थे। गहरी स्याह आंखें, घनी स्याह पलकें, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखड़ी जैसे पतले से होंठ ठोड़ी पर पड़ता खम उसे मजीद खूबसूरत बना रहा था। सब उसे मुंह खोले देख रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी। तैमूर तो उसे देखता ही रह गया। आ रही है रिमशा, मुझे जाने दो, तुम्हारी वजह से सारे काम अधूरे रह जाने हैं। फरजाना वहाँ से चली। तैमूर उनकी आवाज़ पर फ़ौरन होश में आकर फरजाना से पूछना चाह रहा था कि रिमशा उसे जानती है या नहीं। बचपन के बाद वो अब मिल रहे थे। रिमशा के वालिद ने उसे पढ़ने के लिए मलेशिया भेज दिया था। फरजाना कब का जा चुकी थी। इतने में रिमशा आकर उनके सामने खड़ी हो गई थी। तैमूर उसे अपने सामने देखकर समझ नहीं पा रहा था कि बात का आगाज़ कैसे करे। वो उससे क्या कहे, क्या पूछे। तैमूर हिम्मत करके आखिरकार बोला, सुने, क्या आपके बाल असली हैं? उसके बेटू के सवाल पर सब हंसने लगे। रिमशा को ये सवाल बहुत बुरा लगा था। नहीं, ये विग है। तकरीब खत्म होने के बाद उतार कर हुक में टांग दूंगी। रिमशा ने तंजियां हंसकर जवाब दिया। तैमूर ये सुनकर उसके बाल को गौर से देखने लगा। तैमूर ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल छूना चाहे। रिमशा 2 कदम पीछे हुई। अजीब पागल आदमी है ये। है कौन? रिमशा हैरत और गुस्से से उसे देखने लगी। मैं मंगेतर। तैमूर गड़बड़ाकर बोला। व्हाट? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रिमशा उसके बाल नोचने के लिए आगे बढ़ी थी कि बीच में अनाया आ गई। वो अनाया को देख कर रुक गई। तुम यहाँ कैसे? अनाया उसे उसके गले मिलते हुए खुशी से बोली। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अगर वो उसके बाल उन सबके सामने नोचती तो बेइज्जती हो जाती। सोचते ही तैमूर ने गहरी सांस ली। तुम इसे जानती हो? तैमूर हैरान हुआ। हाँ, ये मेरी दोस्त है। अनाया मुस्कुराने लगी। रिमशा 3-4 बार उसे माल में मिली थी। वो भी अनाया की तरह खाने पीने की शौकीन थी। अलग बात थी कि वो इतना खा पी कर भी दुबली पतली थी। उनकी मॉल में दोस्ती हो गई थी। अनाया नहीं जानती थी कि वह तैमूर की रिमशा है। वो दोनों जब भी मिलती साथ शॉपिंग करती थी। पर ये गलत बात है, ये तुम्हारी दोस्त है, तुमने मुझे बताया नहीं था। वो नाराज़गी से कहने लगा। अनाया ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारे ही मंगेतर को तुमसे छुपा कर रखा। तौबा तौबा तौबा। अयान तैमूर के कान में कहने लगा। सब कब से उल्टी सीधी बात की जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिमशा गुस्से में कहती हुई उसकी तरफ जाने लगी। क्या कर रही हो? ये तैमूर है, फरजाना चची का बेटा। अनाया ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। क्या सच में? रिमशा को यकीन ही नहीं आ रहा था। ये तैमूर है। सब मैं तैमूर की तरफ इशारा करके कहकर गए। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप तैमूर है। रिमशा माजरत करने लगी। वो शर्मिंदा थी। नहीं रिमशा, इसको आप जनाब कहकर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इसको तैमूर कहते हैं, कहकर बुलाते हैं। आप भी तैमूर ही कहा करें। उसको हम इतनी इज्जत देते हैं। जिब्रान ने रिमशा को टोका। वो मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल कर पाई थी। तैमूर ने जिब्रान को आंखें दिखाई। ये क्या कर रहे हो? तैमूर दांत निकालते हुए बहुत धीमी आवाज़ में बोला। क्योंकि जब हमें कोई आप नहीं बोलेगा तो तुम्हें भी कोई आप नहीं बोलेगा। जिब्रान ने सरगोशी की। बिल्कुल। हाथ आगे को हुआ। ये क्या खुसर बुसर कर रहे हो तुम लोग? अनाया उन्हें घूरने लगी। तुम तो बात ही मत करो। ये तुम्हारी दोस्त है, पहले क्यों नहीं बताया? तैमूर ने उब्रू से रिमशा की तरफ इशारा किया। ये तो मुझे कहाँ पता था ये वही रिमशा है। ये तो इत्तेफाकन मेरी भाभी निकली। नाया ने जान छुड़ाना चाहिए। हाँ, नाया सही कह रही है। तैमूर ने जो बेतुका सवाल किया, आपके बाल अस्सी हैं, बड़ा मज़ा आया। मुझे लगा था मेरे भाई की बातें बेतुकी हैं, लेकिन उसके तो सवाल भी बेतुकी हैं। सब मुँह पर हाथ रखकर हंसने लगी। बड़ा मज़ा आया। तैमूर ने चढ़कर उसकी नकल उतारी। हाँ, वो क्या है कि पूछना ही पड़ता है। जिस लड़के ने बचपन से अपनी बहन के चुड़ैल जैसे बाल देखे हों तो वो ऐसे ही सवाल करेगा ना। तैमूर ने भी खूब अच्छी तरह बदला लिया। सब हंसने लगे। अनाया और रिमशा ने अपनी हंसी रोक ली थी। ये क्या कह रहे हो? इतनी अच्छी तो लग रही है मेरी बहन। हाथ की बात सुनकर सब बहुत खुश हुई हो गई। अगर तुम्हारी ऐसी बातों पर इसको रोना आ गया ना तो उसका मेकअप जो उसने भर भर के किया वो ख़राब हो जाएगा और सब डर कर भाग जाएंगे कि ये कौन सी मखलूक है। आधा के हका लगाया तो सबा ने उसका पैर अपने सैंडल से दबाया। हाथ उछल पड़ा। सबकी हंसी थी कि थम ही नहीं रही थी। अब बस भी करो, आज हम सबकी इंगेजमेंट है और तुम आज के दिन भी शुरू हो गए। जिब्रान दोनों हाथ उठा कर बोला। ये देखो शदीद का हमारा अभी इंगेजमेंट हुई नहीं, अभी से तरफदारी शुरू होगी। बला शरारत से हंस पड़ा। जिब्रान लब दबा गया। चलो चलो, अभी रस्म शुरू होने वाली है। इतने में अब्दुलरहमान और बिल्किस से पुरजोश अंदाज में कहा। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जिब्रान और सबा की रस्म हो रही थी। बाबा, आपने इंगेजमेंट तो सबके साथ करी, पर शादी सबकी अलग अलग करवानी है अपने, ताकि हम सब इंजॉय भी तो कर सके। अनाया अब्दुलरहमान का हाथ पकड़कर लाड से बोली। हाँ ताया जान, ये सही कह रही है, ताकि हम डांस भी तो कर सके। अरूज ने भी फ़ौरन कहा। अब्दुलरहमान हंसने लगे। हाँ बेटा, ऐसा ही करेंगे। अब्दुलरहमान ने दोनों के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। दिल में सबके लिए दुआएं ही दुआएं थी। और सबसे पहली शादी तैमूर की करवानी है। मुनीर मुस्कुराकर तैमूर को देखने लगे। हाँ सच्ची? तैमूर एकदम जोर से बोला। नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ। मुनीर हंसने लगे। तैमूर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। सब हंस रहे थे। आज सारा दिन सब हंसते ही रहे थे। हंस हंस कर उनके जबड़ों में दर्द होने लगा।
तैमूर कहाँ है, तैमूर कहाँ है। एक औरत तैमूर का नाम पुकारे जा रही थी। सब उसको देखने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि रिमशा की खाला थी। यही तो तैमूर है जो आपके सामने खड़ा है। अख्तर ने तैमूर की तरफ इशारा किया। ये तैमूर में है, बचपन में देखा था इसको, कितना काला होता था। खाला तैमूर को सर ताप पैर देखने लगी। सब हंसने लगे। तैमूर का मुंह बन गया था। रिमशा अपनी हंसी जब्त किए खड़ी थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था कि तैमूर अभी भी काला तो नहीं, पर माशाल्लाह देखो अब तो कितना गोरा हो गया है। वो तैमूर के गाल खींचते हुए कूची कू करने लगी। रिमशा से अपनी हंसी रोकी ना गई। वो कहका लगाकर हंस पड़ी। वो बेचारा तैमूर मुस्कुरा भी ना सका। अब चलो, दूसरों की भी रस्म रहती है। तैमूर बात बदलते हुए मुस्कुराने लगा। तुम सब दूसरों को तंग करते हो ना, इसीलिए आज ऐसा हो रहा है। यान उसे करीब आकर कहता। तैमूर ने इसे भवें सुकेड़ कर घूरा। सबकी रस्म खूब अच्छे से हो गई थी। अब बस अयान और अनाया की रस्म रहती थी। यार जल्दी से अंगूठी पहना दो इस मोटी को। तैमूर ने हंसते हुए अनाया को छेड़ा। मेरी दोस्त मोटी नहीं है। रिमशा कमर पर हाथ रखकर बोली। मैंने मोटी बोला? तैमूर ने उल्टा सवाल किया। हाँ, सब एक साथ बोले, जबकि रिमशा अभी भी तैमूर को घूर रही थी। यार आज तुम सबको एक आवाज़ में बोलता देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्रुप में चंदा मांगने आया है। चलो माफ़ करो, छुट्टा नहीं है। तैमूर की बात सुनकर सबकी हंसी रुक गई। आम जोर जोर से हंस दिया। रिमशा का भी यही हाल था। अलमास, फरजाना, महरीन और बिल्किस भी हंस रहे थे। अपने बच्चों को खुश देखकर वो बहुत खुश थे। चलो जल्दी से रस्म पूरी करो। अल्ताफ़ अयान के कंधे पर हाथ रखकर बोले। अयान मुस्कुरा दिया। अयान ने अनाया की उंगली में खूबसूरत सी अंगूठी पहना दी। सब उन्हें मुबारकबाद देने लगे, बल्कि इसने सब बच्चों को दुआएं दी। सबकी रस्म हो चुकी थी। अनाया देखो, हमारे यहाँ एक और भी रस्म होती है। एंगेजमेंट के बाद लड़की 2 माह की डाइटिंग करती है। मुनीर शरारत से कहते हुए अनाया के होश उड़ा गए थे। अयान लब दबाए मुस्कुराने लगा। सब अपनी अपनी हंसी रोके सीरियस सी शक्ल बनाए खड़े थे। अयान ने घबराकर उन सबको देखा। बेफिक्र रहें अंकल, हमारे ख़ानदान में हर रस्म पूरी की जाती है। और जहाँ बात है आपके यहाँ की रस्म की, तो अनाया 2 क्यों बल्कि पूरे 4 महीने की डाइटिंग करेगी। बालाज अनाया की तरफ से बोला तो अनाया ने उसे कहा जाने वाली नज़र से देखा। या अल्लाह, ये कैसी रस्म है। अनाया को दिल ही दिल में घबराहट होने लगी। क्यों तंग कर रहे हैं बेचारी बच्ची को। अलमास अनाया की रौनी सूरत देखकर प्यार से बोली। क्या इसका मतलब मुनीर अंकल मजाक कर रहे हैं। अनाया गहरी सांस लेकर हंस पड़ी। हाँ बेटा। अलमास से गाल छूकर बोली। सब कहा लगाने लगे। क्या फूफो, कितना मज़ा आ रहा था। तैमूर ने नाराज़गी से कहा। अलमास हंसने लगी। मेरी दोस्त को तंग करके मज़ा आ रहा था। रिमशा ने हैरत से मुंह खोलकर तैमूर को देखा। हाँ, मज़ा तो आपको भी आ रहा है, इसलिए चुप खड़े हंसी जा रही थी। तैमूर ने जताया तो रिमशा सर झुकाकर हंसने लगी। दूसरी तरफ अनाया डाइटिंग का नाम सुनकर गहरी सोच में गुम थी। अयान ने उसका बाजू झंझोड़ने लगा। नहीं करवा रहे तुमसे डाइटिंग मोटी। अयान ने पहली बार उसे मोटी कहा था। यह सुनकर अनाया उसे नासमझी से देखने लगी। मोटी किसे बोल रहे हो। अनाया ने उसे मसनूई गुस्से से देखना चाहा, पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबकी हंसी की आवाज़ें घर में गूंज रही थी। अब्दुर्रहमान अपने सारे बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। देखिए भाई साहब, ये मीठी ईद बच्चों की खुशी में और भी मीठी हो गई है। अलमास ने खुशी से अब्दुर्रहमान की तरफ देखा। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ इनकी सारी ज़िंदगी को इनकी सारी ज़िंदगी को मीठा कर गई थी। इसके साथ ही इस खूबसूरत से कज़न बेस्ड फ़नी नावल का इख्तिताम होता है। ये फरमाइश पे मैंने पढ़ा था। मुझे उम्मीद है जिनकी फरमाइश थी उन्होंने सुन लिया होगा। काइंडली अगर सुन लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर अपनी हाज़िरी लगवाएं, और ऐसे ही आगे भी फरमाइश करती रहें। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाज़िर होंगी। ईद तकरीबन 3-4 दिन ही बस रह गए हैं ईद में। ईद नज़दीक ही है। अभी मेरी कोशिश है कि आपको ईद से रिलेटेड नावल पढ़ के सुनाऊं। तो चलिए ठीक है, कल फिर एक ईद वाले नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।